हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स, ठीक है, क्लास 12th की। और जो कि हम लोगों को पढ़ना है चैप्टर नंबर 7, है ना, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। नाउ ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। तो आप इसको बहुत ही ध्यान समझोगे, ओके। थोड़ी सी हम बेसिक सी बातें करेंगे जो हम पिछले वाले टॉपिक में पढ़े हैं, हम उनकी थोड़ी सी बातें करेंगे, है ना। मतलब जो है एक देखो, कुल मिला जुला करके कहने का जो मतलब है, ये जो आपका चैप्टर है ना, वो थोड़ा सा मतलब कह सकते हो कि इसमें आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, इक्वेशन फॉर्म में। तो ये चीज़ें हैं, तो इसलिए आपको इसको प्रैक्टिस अच्छे से करना है, ठीक है। वैसे तो सारे चैप्टर को ही प्रैक्टिस करना है, बट इस पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना है। बहुत आसान, ठीक है। इसमें हम इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे, तो इंटीग्रेशन को रटना नहीं है, ठीक है। उसका फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला अगर आप याद रखोगे, एक प्रोसेस याद रखोगे, तो आप इजिली जो है उसका इंटीग्रेशन कर लोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग करते देखो, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर एग्जैक्टली हमारा है क्या, अल्टरनेटिंग करंट क्या है। तो जैसा कि हमने आपको इसके पिछले वाले चैप्टर में, ठीक है, हमने एक ग्राफ बनाया था, याद है कि हमने यहाँ पर एक नॉर्थ पोल रखा था, इधर हमने साउथ पोल रखा था, जो भी कह लो, ठीक है। और बीच में हमने इसके एक कॉइल रखी थी, ठीक है ना। और कॉइल जो है वो किस तरीके से क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था। तो मैंने आपको बताया था कि यही कॉन्सेप्ट जो है हमारे एसी जनरेटर का है, ठीक है। और एसी जनरेटर हमारी वो कौन सी करंट प्रोड्यूस करेगी, एसी करंट, है ना। अल्टरनेटिंग करंट में हम इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, हम इसको शॉर्ट में कहते हैं एसी, वो एयर कंडीशनर वाला नहीं, ठीक है, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट वाला एसी, ओके। तो देखो, हमने कहा कि अब हमने ये देखा था, इसके रिगार्डिंग हमने ये देखा था कि हमारा इसका जो ग्राफ आया था वो कुछ इस तरीके से आया था ना, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं सर कि अल्टरनेटिंग करंट हमारी एक ऐसी करंट होती है जिसकी मैग्नीट्यूड देखो कम क्या होती है, टाइम के साथ चेंज। जैसे हमने कहा सर ये टाइम है और ये हमारी इधर ईएमएफ है, हम ईएमएफ की बात करते हैं, ठीक है। तो ईएमएफ के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम एक करंट ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है सर। तो हमने कहा कि ऐसी करंट जिसकी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब क्या, वैल्यू, जिसकी वैल्यू जो है वो टाइम के साथ क्या करे, वैरी करे, और साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन भी क्या हो, उसकी मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसकी डायरेक्शन जैसे पीरियोडिकली अपने आप को क्या कर रही है, देखो रिपीट कर रही है। एक यहाँ पर आया, फिर यहाँ से ऐसे चलेगा, भाई ये जनरेटर रुकना स्टार्ट नहीं होगा ना, वो कंटिन्यूअसली रोटेट करेगा ना, ठीक है। तो इस टाइप की हमें जो करंट मिलती है उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, दैट इज एसी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके घर में है ना, आप जिस अभी लाइट के नीचे बैठे हुए हो, आपकी जो अभी जो लाइट जल रही ना, है ना, आपके रूम में जो फैन, अभी तो फैन तो फिलहाल नहीं चल रहे होंगे, सब बंद पड़े हुए हैं ठंडी की वजह से। तो ये सब जो सारी भी चीज़ें हैं ना, मतलब सिंपल सा एग्जांपल है कि आपके घर में जो भी लाइट आ रही है बाहर से, वो किसका एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल है एसी का, ओके। अच्छा, तो सिमिलरली इसी तरीके से क्या होती है, इसी तरीके से डीसी करंट भी होती है। डीसी करंट क्या होती है कि डीसी करंट देखो, डीसी मतलब जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। तो अब एसी करंट में क्या हुआ कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है, ओके, और इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही, मतलब अपने आप को रिपीट कर रही है, एक एक पीरियोडिक फॉर्म में चल रही है। बट डीसी के केस में ऐसा नहीं होता। डीसी क्या करता है कि एक ऐसी करंट, ठीक है, जिसमें हम कहेंगे कि उसकी जो मैग्नीट्यूड है ना, मतलब हम कह सकते हैं कि उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मीन्स हमने मान लो ये बनाया कि अगर हम ईएमएफ और अगर हम एक टाइम के बीच में अगर हम एक रिलेशन देखें, तो ये पता चला कि जो डीसी करंट है वो मान लो इस तरीके से बनी। मतलब इसकी मैग्नीट्यूड देखो, हमने कहा सर यहाँ से यहाँ तक ये हमारी क्या शो कर रही है, ईएमएफ वैल्यू। तो इसकी मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या हो गई, फिक्स हो गई। और हर जगह देखो क्या, सेम है, सेम है, सेम है, क्या कहीं ऊपर बढ़ रहा है, नहीं, सेम है, सेम है, सेम है, ठीक है ना। तो टाइम के साथ इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो गई, फिक्स हो गई। तो दैट मीन्स हम इसे कहेंगे क्या, डीसी करंट, ओके। अब देखो यहाँ पे जैसे बात समझना, देखो अब जैसे मान लो अगर हमने कहा कि सर अगर हमारा ये ग्राफ किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ मान लो हमने कहा सर ये ग्राफ हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है एक, अगर एक किसी करंट को रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो ठीक है, हमने कहा सर हम ये ईएमएफ के लिए बना सकते हैं, तो हम ये इसको आई के लिए भी बना सकते हैं। कैसे आता है ये बताते हैं, देखो। तो एज वी नो, हमें पता है ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। बोलो ये पता है ना, ये हमने पिछले वाले चैप्टर से हमने ये चीजें पढ़ी है ना, किस तरीके से हमारी जो आर्मेचर मूव करती थी, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पे, है ना, 90 डिग्री का हम क्या करते थे,
एंगल लेते थे, ठीक है। यहाँ 0, यहाँ 90, फिर यहाँ हमारा 180 हो गया, यहाँ 270 हो गया, फिर यहाँ 360 हो गया, इस तरीके से लेते थे ना। ओके, तो देखो हमने कहा कि देखो ये जो हमारी है ना, मतलब ये हमारी करंट की पीक वैल्यू को बताती है। कौन सी वैल्यू बताती है? पीक वैल्यू, दैट इज आई नॉट बताती है। अच्छा, फिर यहाँ पर हमारा करंट आते आते मतलब क्या हो जाता था, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारी वैल्यू पीक होगी लेकिन निगेटिव साइड में, फिर यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, 0। फिर से ये साइकिल कंप्लीटली क्या चलता रहेगा, मतलब कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। अच्छा, तो मान लिया हमने सर कि देखो अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, सिंस आई इज इक्वल टू, मतलब अगर हम इस को किसी एक सर्किट में अगर फ्लो कराते हैं, समझ रहे हो, सर्किट में फ्लो कराने का मतलब क्या है कि अब उस सर्किट में क्या होंगी, रेजिस्टेंस होंगी। तो अगर हम इस करंट को अगर हम उस सर्किट में फ्लो कराते हैं जिसमें रेजिस्टेंस होता है, एज वी नो आई इज इक्वल टू क्या होता है, ई अपॉन आर होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इस ई की वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो एक मिनट, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा इस ई की वैल्यू क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर कह सकते हैं। अच्छा, अब बात समझना, यहाँ पे हमने कहा कि अगर आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर है, बात समझना, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर है, तो आई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट अपॉन आर, ये तो होगा। एक बात समझो, हमने कहा सर आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर है, तो आई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट अपॉन आर। तो यहाँ से हम इस ई नॉट अपॉन आर की जगह हम क्या रख सकते हैं, आई नॉट रख सकते हैं क्या, हाँ भाई बिल्कुल रख सकते हैं। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन मिलेगा किसका, करंट का। आगे बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ पर आई आपकी क्या है, आई आपकी एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है, ठीक है। तो आई को हम क्या बोल देंगे, इंस्टेंटेनियस, ओके, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, वैल्यू ऑफ करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। और जो आई नॉट है वो क्या है, वो हमारी है, ये जो आई नॉट है ना, इसको हम कहते हैं पीक वैल्यू। क्या कहते हैं भाई, पीक वैल्यू, मतलब ये करंट की पीक वैल्यू, इससे ज्यादा पीक वैल्यू पॉसिबल नहीं, वो डिपेंड करता है ना। ये देखो पीक वैल्यू है ना, यहीं तक तो गई। मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम करंट की मैग्नीट्यूड कहाँ है, यहाँ तक है। ओके, अच्छा, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक बात आप समझोगे, इस चीज को पहले सारी चीजों को अपना डाउन कर लो। डेफिनेशन सिंपल है, आप लिख लोगे है ना, अल्टरनेटिंग करंट का। चलो ओके, दिक्कत नहीं है ना डेफिनेशन में, ठीक है। बाकी आपके पास तो नोट सर जिंदाबाद, हाँ सर नोट जिंदाबाद, ठीक है। ओके, नाउ तो कभी कभी देखो एग्जाम में क्या होता है कि ऐसे भी जो है वो दे देता है, इस तरीके से करके दे दिया ग्राफ जो है ना, कभी कभी ऐसे भी दे देता है, तो ध्यान रखना। ठीक है, इस तरीके से भी आपका जो है वो ग्राफ दे दिया, समझ रहे हो, है ना, इस तरीके से। तो देखो हमने कहा सर यहाँ से अब हमारा स्टार्ट हो रहा है, और हम ये कहेंगे कि इसकी हाफ साइकिल देखो कहाँ कंप्लीट हो रही है, इसकी हाफ साइकिल जो है ना यहाँ कंप्लीट हो रही है। ओके, यहाँ पे हमारा हो रहा है टी हाफ, ओके, और यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा एक कंप्लीट साइकिल एक कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर आपका जो है टी हाफ कंप्लीट हो रहा है, और यहाँ पर आपकी साइकिल जो है वो कंप्लीट हो रही है, समझ रहे हो, ठीक है। तो इस केस में अब हम क्या लेते हैं, देखो थोड़ा सा आप गेस करो। जैसे आप यहाँ पर अगर ये साइन वाला अगर आप फंक्शन अगर आप लेते हो, ठीक है, अगर ये आप साइन वाली अगर आप ये फंक्शन लेते हो, तब तो यहाँ पे आपको देखो इस करंट की देखो कैसी वैल्यू मिल रही है, मैक्सिमम। देखो बात समझो थोड़ी सी, ग्राफ का देखो मतलब क्या होता है, ग्राफ का मतलब होता है कि इस तरफ अगर आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपकी 0 है, यहाँ पर आपकी ये वैल्यू क्या है 0 है, यहाँ पर ये वैल्यू क्या है 0 है। अब अगर आप इसके अगर नीचे जाओगे तो इसके नीचे आप अगर आप जाते हो तो क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, और अगर आप इसके ऊपर जाते हो तो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो अब यहाँ पे हमारी ये तो मैक्सिमम वैल्यू है ना, देखो यही मैक्सिमम वैल्यू क्या चलेगी, हर जगह चलेगी, ठीक है। तो
अगर हम कह रहे हैं सर अगर हम यहाँ से हमारी जो ग्राफ है अगर यहाँ से स्टार्ट हो रही तब तो ये वाला तो लेंगे नहीं। अगर हमने ये वाला लिया तो फिर हमें क्या मिलेगा, हमें जैसे हमें यहाँ पर फिर 0 मिलना चाहिए, बट हम ये नहीं लेंगे। हम क्या लेंगे, हम यहाँ पर इस ग्राफ के लिए, याद रखना इस ग्राफ के लिए हम जो I इज इक्वल टू है वो क्या लेंगे, I0 cos ओमेगा टी। तो ये वैल्यू भी आपकी 110%, ये जो इक्वेशन है ना, ठीक है, ये भी आपका सही है। ओके, तो याद रखोगे कि अगर ग्राफ अगर आपका ये दिया है तो इसके लिए आपकी जो इक्वेशन होगी वो I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी होगी, ये है तो इसके लिए ये होगी। ठीक है, आ रही बात सुन में, बहुत ही ईजी है। नोट्स आप जाकर के डाउनलोड कर लेना, जल्दी से देख लेना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी A to Z। ओके, और वीडियो कोशिश किया करो बच्चे कि आप स्किप ना किया करो। ठीक है, स्किप अगर आप करोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी, फिर आप कमेंट करोगे सर ये वो। और हाँ, जैसे थोड़ी बहुत गलती यार, ह्यूमन एरर है, सिंपल सा जो है वो मिस्टेक हो सकता है कभी कभी, तो उसको अंडरस्टूड कर दिया करो। और पता है देखो, बताने का ना एक तरीका होता है, कई मतलब समझ रहे हो आप इस चीज को, आप समझ रहे होगे, ठीक है, एक तरीका होता है। हाँ सर, मतलब कुछ बच्चे ऐसे बताते हैं जैसे मतलब महापाप कर दिया गया हो, मतलब जो सर हैं आप तो मतलब हमें गलत ही बता रहे हैं। यार ऐसा इंटेंशन नहीं है, हो जाता है कहीं जो है मिस्टेक हो जाती है, तो आप उसको थोड़ा इम्प्रूव कर दिया करो और विद रिस्पेक्ट, ठीक है, थोड़ा सा कमेंट कर दिया करो कि हाँ सर ये चीज़ है, बट कोई बात नहीं, जाने दो, आपकी जैसी मर्जी। तो ये थोड़ा सा आप बता सकते हो, है ना, हाँ थोड़ा पोलाइटली बता सकते हो। ओके ठीक है, तो मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि हम आपको गलत चीज़ें बताएं। हो सकता है थोड़ा कॉमन एरर है भाई, ह्यूमन एरर है ना, तो हमसे थोड़ी सी गलती हो सकती है। चलो फिलहाल ये सब बात की बातें हैं, तो सब सारी चीज़ें कभी कभी याद आ जाती हैं जब कमेंट्स आपके पढ़ते हैं ना, तो फिर चीज़ें वही याद आ जाती है, तो फिर बोलना पड़ता है। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये आपका हो गया है ना, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल टू I0 कॉस ओमेगा टी, हम इस ग्राफ के लिए लेंगे। अब हम यहाँ से देखो क्या करने वाले हैं, हम यहाँ से सिंपल से कुछ बेसिक से टर्म समझने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक से टर्म्स है, समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बेसिस पे हम अब अपने जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, मीन वैल्यू, RMS वैल्यू, ये सब सारी चीज़ें क्या है हम उसको समझते हैं। ठीक बच्चे, नो हेडिंग लगा लो आप। कुछ डेफिनेशंस हम देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि हमारे अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड है। देखो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। समझ लेते हैं क्या ये चीज़ है एम्पलीट्यूड। आपने कई बार पढ़ा होगा, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, है ना, एम्पलीट्यूड क्या है भाई। ये एम्पलीट्यूड देखो, जैसे हमने कहा सर कि अगर हमारे पास अगर एक ये ग्राफ होता है, ठीक है, तो इस तरीके से क्या मिलती है हमें, एक अल्टरनेटिंग करंट की हमें ग्राफ मिलती है ना। तो देखो एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड का मतलब हम ये कह सकते हैं कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू, अगर हम जो ग्राफ है वो करंट और अगर टाइम का बना रहे हैं ना, तो ये इधर वाली डायरेक्शन हमारी क्या हो रही है, हमारी डायरेक्शन जो है करंट की जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर को शो कर रहा है, और ये हमारा क्या शो करता है, टाइम को शो करता है। तो हमने कहा था देखो, करंट की जो ग्राफ बनी वो मैक्सिमम कहाँ तक गई, यहाँ तक बनी है ना। तो ये जो मैक्सिमम इसका ये जो लेवल है इस ग्राफ का, ठीक है ना, तो इस मैक्सिमम पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। दैट इज हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय एन अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये इससे ज्यादा भाई ग्राफ है, मान लो कि हमने कहा एक, मान लो हमें अगर एक बड़ा सा ऐसे ग्राफ बना ले, ये ऐसे ग्राफ बना ले, ठीक है, तो अब देखो, अब इसमें कहाँ तक गया है, यहाँ तक गया है इस साइड में, और इसमें कहाँ तक गया है, इस साइड में। तो ये दोनों ही जो वैल्यू है, ये हमारी क्या सी वैल्यू शो करती है, हमारी करंट की मैक्सिमम वैल्यू को शो करती है। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में, अप साइड में भी और डाउन साइड में भी। हरी बात सुनिए, तो इसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, है ना। अब कई बुक में जो है एम्पलीट्यूड को कई अलग अलग तरीके से, किसी में ए से रिप्रेजेंट किया है, तो हम यहाँ पर मैक्सिमम दैट इज हमारी जो मैक्सिमम करंट है, हम उसको I0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। हमारा जो नोटेशन होगा वो I0 होगा। कई बार एग्जाम पेपर में आपकी यही सारी चीजें I0 ही दिया गया, तो हम भी I0 ही लेकर के चल रहे हैं। तो देखो यहाँ से हम क्या डिफाइन कर सकते हैं एम्पलीट्यूड को। ठीक है बच्चे, सेम वही बात मैंने भी आपको बताई, वही बात मैंने लिख दी क्या, कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय अल्टरनेटिंग करंट इन ईदर डायरेक्शन, या तो इस डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो ये हमारी जो वैल्यू शो कर रही है, हमारी I0 शो कर रही है, ये भी जो वैल्यू शो कर रही है, ये भी क्या शो कर रही है, I0 शो कर रही है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड, हमारी क्या होती है, हमारी एम्पलीट्यूड होती है। अच्छा, अब आ समझो, इसको हम जो है पीक वैल्यू भी कहते हैं करंट की। ये कैसी वैल्यू है, पर्टिकुलर इस ग्राफ के लिए देखो, ये क्या है, इसकी पीक वैल्यू है। अब इसे जो है मैंने आपको बताया कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय
या डिनोटेड बाई, रिप्रेजेंटेड बाई आई नॉट। हम इसे जो है आई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ देखो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, दूसरा हमारा जो टॉपिक है, हम बात करते हैं टाइम पीरियड की। ओके देखो क्या है ये टाइम पीरियड। देखो तो हमने कहा सर कि हमारी जो आर्मेचर कॉइल क्या है रोटेट करी थी, जैसा कि आपको पिछले वाले वीडियो से याद है ना, जस्ट अभी इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था, इसकी शायद 2-3 वीडियो पहले, है ना, याद होना चाहिए आपको। हमने कहा कि सर हमारी जब आर्मेचर कॉइल जो हमारी रोटेट हो रही थी, तो देखो एक रोटेशन कहाँ तक हुआ था, ये यहाँ पे अभी मान लो कॉइल हमारी ऐसे अभी 0 रखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ से ये जो है आपकी जो है ये 90 डिग्री, मतलब हमने ऐसे कहा, देखो हमने कहा कि जब ये 90 डिग्री तक गई तब ये क्या हो गई, मैक्सिमम हुई। हमने कहा मान लो वो हमारी की एक कॉइल है, ठीक है, और इस तरीके से, ठीक, और फिर इस तरीके से, मतलब ये यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आया ना, यहाँ तक आया, उसके बाद फिर ये इस तरीके से हुआ, तो ये नीचे मैक्सिमम गया, फिर इस तरीके से हुआ। तो देखो यानी कि ऐसे था, इस तरीके से करके फिर से क्या हुआ, फिर से एक मतलब एक टोटल अपना रोटेशन जो है अपना कंप्लीट किया। मतलब हम कह सकते हैं कि अपनी एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगा उसी को हमने क्या दिया, टाइम पीरियड। क्लियर है क्या हो गया भाई, कि आर्मेचर कॉइल को, ठीक है ना, अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में ऐसे था, तो ऐसे घूम करके फिर से ऐसे आया, और मतलब ये वैसे हाथ ऐसे मुड़ नहीं सकता, समझ गए। तो जितना भी उसको टाइम लगा अपने एक रोटेशन को कंप्लीट करने में, तो दैट टाइम पीरियड हम मतलब दैट टाइम को हमने क्या कह दिया, टाइम पीरियड कह दिया। क्लियर है। इस चीज को हमने लिख लिया जाए, क्या हो जाएगा कि टाइम टेकन बाई an alternating current to complete one cycle of its variation। ओके, टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ इट्स वेरिएशन, ठीक है ना। तो उस टाइम को हमने क्या कह दिया भाई, टाइम पीरियड कह दिया। ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई या इट इज डिनोटेड बाई, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, याद रखना कौन सी टी से, कैपिटल सी। दैट इज टी हमारा क्या है, टाइम पीरियड है ना, एक कंप्लीट साइकिल होने में जितना भी टाइम लगा, ठीक है, आर्मेचर को वापस अपने पोजीशन पे जितना भी आने में टाइम लगा, दैट इज हमने कह दिया हमारा क्या है, टाइम पीरियड है। अच्छा अब बात समझो। तो देखो अब यहाँ पे हम वही फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, सेम वही स्पीड और डिस्टेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो अगर हम आपसे कहें कि आप लीनियर मतलब जब हमारी कोई चीज जब लीनियरली जब मूव कर रही हो, तो आप उस केस में टाइम का फॉर्मूला क्या बताते हो, तो क्या कहते हो आप, कहते हो कि हाँ जो हमारा है मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट है और कितनी वेलोसिटी है ना। तो दैट इज हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। भाई टाइम इज इक्वल टू हम क्या बोलते हैं, देखो जैसे हमने कहा कि अगर हम t इज इक्वल टू ले, है ना, तो t इज इक्वल टू हम क्या बोलते हैं, t इज इक्वल टू हम बोलते हैं जो भी हमारी मतलब डिस्प्लेसमेंट हमने कितना किया है और अपॉन हमारी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, ठीक है, वेलोसिटी कितनी है। तो अब यहाँ पे हमारा एक लीनियर मोशन तो है नहीं, समझ रहे हो, एक जो है एंगुलर मोशन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, अब हम यहाँ पे हम हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होगी ना, समझना, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस केस में, अगर हम टाइम पीरियड की बात करते हैं, वो जो आप फॉर्मूला देखते हो ना 2π/ω, वो कहाँ से है, वो यहीं से आता था। टाइम पीरियड इज इक्वल टू, दैट इज हमने कहा सर t इज इक्वल टू, तो अब यहाँ पे हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सी डिस्प्लेसमेंट होगी, वो हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी, दैट इज थीटा, ठीक है। कौन सी डिस्प्लेसमेंट होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी इन ए कंप्लीट साइकिल, ठीक है। एक कंप्लीट साइकिल होने में एक कौन सा टाइम, दैट इज हम टाइम पीरियड ले रहे हैं। तो टाइम पीरियड में हमने क्या कहा था कि हमारी जो आर्मेचर कॉइल है वो पूरी की पूरी एक मतलब रोटेट करके वापस ऐसे रोटेट करी, फिर वापस अपने पोजीशन पे आ गई। तो इन ए कंप्लीट साइकिल, ओके, अपॉन क्या लेने वाले हैं, वेलोसिटी। तो कौन सी वेलोसिटी लेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी लेंगे भाई, एंगुलर वेलोसिटी। अब बताओ कितने बच्चे जो को पता है कि एंगुलर वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से, ऑब्वियस सी बात है।
एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। तो देखो अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अब हम थीटा जो है ये हमारी ये मतलब डिग्री में है, तो हमें इसको किसमें लेना होता है, रेडियन में लेना होता है। तो अच्छा ये बताओ कि जब वो अगर एक कंप्लीट साइकिल अगर वो कवर करेगी है ना, तो वो कितना एंगल बनाएगी, तो आप कहोगे सर 360, बड़ी अच्छी बात है। तो इस 360 को हम और क्या लिख सकते हैं, हमने कहा सर थीटा इज इक्वल टू जो हमारा होगा वो कितना होगा 360 डिग्री। तो अभी 360 डिग्री को अगर हम रेडियंस में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 2 पाई, है कि नहीं, बोलो इतना लिखेंगे ना, पाई बाई 180 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके चलो, तो इस एंगुलर वेलोसिटी सॉरी इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ कंप्लीट साइकिल की जगह हम क्या रख दे, हम रख देते हैं 2 पाई अपॉन एंगुलर वेलोसिटी हमारी क्या होती है ओमेगा। आगे बात समझ में, तो फाइनली आपको जो टी इज इक्वल टू मिला क्या 2 पाई बाई ओमेगा, ये वैसे ही है ना, ठीक है, 4 बराबर दूरी बटे समय वाले फॉर्मूले पर है। आगे बात समझ में, चलो तो आपको ये समझ में आ गया ना। हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, हम एक नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं, क्या फ्रीक्वेंसी। देखो हमने कहा कि सर यहाँ पे अभी हमने टाइम पीरियड्स को डिफाइन किया कि टाइम पीरियड में हमने कहा कि एक कंप्लीट साइकिल ना, एक कंप्लीट साइकिल को कंप्लीट होने में, ठीक है, मतलब एक साइकिल को कंप्लीट होने में जितना भी टाइम लगा हमने इसको कह दिया टाइम पीरियड। हम यहाँ पे बात करते हैं अपने फ्रीक्वेंसी की। देखो अब हम ये कहेंगे कि हमारी जो क्वाइल है, बात समझ रहा, ठीक है, मान लो कोई क्वाइल होगी जो बहुत ज्यादा स्लो मोशन में क्या कर रही होगी, रोटेट कर रही होगी, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है, स्लो मोशन में रोटेट कर रही होगी, तो उसका जो एक कंप्लीट साइकिल मतलब पूरा होने का उसका जो टाइम होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा ग्रेटर होगा, है ना, ज्यादा होगा। अच्छा हमने कहा कि नहीं हमारे पास एक जो आर्मेचर क्वाइल है बहुत जल्दी जल्दी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो हम ये कहेंगे कि उसकी जो मतलब टाइम पीरियड है दैट इज एक कंप्लीट साइकिल को करने में, है ना, एक साइकिल को कंप्लीट करने में उसकी जो टाइम है वो काफी मतलब पहले ही कवर वो कर लेगा। तो देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हम देखो अब ऐसा नहीं है कि एक सेकेंड में जो है वो एक ही बार चक्कर लगाती है, ना बहुत जल्दी जैसे आपने आरपीएम सुना है ना, राउंड पर मिनट, ठीक है, तो बहुत जल्दी वो क्या करती है, रोटेट करती है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया कि पर सेकेंड में जितने भी साइकिल उसने कंप्लीट किया, बात समझ में आई, पर सेकेंड में जितने भी साइकिल उसने कंप्लीट किया, मान लो जैसे हमने कहा सर 1 सेकेंड हुआ और 1 सेकेंड में वो 10 बार घूम गया, कितनी बार घूम गया 10, है ना, 10 बार घूम गया, तो हमारी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 10। अच्छा हमने कहा कि नहीं अब इससे भी ज्यादा होता है, ठीक है, हमने कहा कि नहीं अब वो जो हमारी जो साइकिल है 1 सेकेंड में, ठीक है ना, 1 सेकेंड में जो 50 टाइम अगर घूम गया, कितना टाइम घूमा 50 टाइम घूम गया, एक समझ रहे हो, एक इतनी ज्यादा जो है उसकी आरपीएम होती है, 50 टाइम अगर घूमा, तो अगर 50 टाइम अगर घूमेगा तो हम कहेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 50 हर्ट्ज। अच्छा फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी की आप जैसे यूनिट जानते हो, पहले भी क्लासेस में आपने पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 50 हर्ट्ज हो जाएगी। आगे बस समझ में, तो इसको लिख लिया जाए, ठीक है, सेम वही चीज मैंने लिख दिया क्या कि द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड पर सेकेंड, ठीक है। अब ये कोई फिक्स नहीं है, 10 भी हो सकती है, 10 बार भी एक सेकेंड हुआ ऐसे देखो टिक, ये 50 बार टिक, समझ गए, है ना, तो इस तरीके से ये रोटेट कर सकती है, इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी, इट इज डिनोटेड बाई एफ, है ना। अब कई बच्चे एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, कई बच्चे न्यू वाले, वो जो न्यू इस तरीके से बना देते ना, इस तरीके से, यूं इस तरीके से, ठीक है, तो फिलहाल आप एफ से रिप्रेजेंट करो। अच्छा इसकी अगर हम बात करें, देखो अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं, तो हमने कहा सर हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को देखो हम ये कह सकते हैं क्या, यानी कि हमने कहा एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टाइम पीरियड। देखो इसकी यूनिट देखो कितनी जाएगी, तो कह रहा है कि साइकिल पर सेकेंड, है ना, तो हम कह रहे हैं क्या साइकिल, डेफिनेशन में क्या बोल रहा है साइकिल पर सेकेंड, तो साइकिल पर सेकेंड, और इसी साइकिल पर सेकेंड को हम लोग कहते हैं हर्ट्ज, HERTZ, आपने ये क्लास 9 में पढ़ा होगा, ठीक है, सारी चीजें। ओके देखो अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं, जैसा कि आपने कहा कि सर ठीक है हमारी अल्टरनेटिंग करंट की क्या होगी, एक फ्रीक्वेंसी होगी, सही बात है ना भाई, आर्मेचर अगर रोटेट कर रहा है तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी है। अब इंडिया में आपको पता है कि हमारे घरों में जो एसी करंट आती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, पता है, कुछ बच्चों को पता होगा कुछ को नहीं, देखो पता होना चाहिए। देखो हमारे घरों में जो एसी करंट आती है ना, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज है। क्या है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि 50 साइकिल पर सेकेंड।
अब यहाँ से हम एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं, छोटा सा नोट्स है, ठीक है ना, उसको समझते हैं क्या है ये चीज़। देखो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जानते हैं, जैसे कि आपको ये पता भी होगा पहले से। आई होप आपने कहा कि सर हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ना, एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी हमारे इंडिया में हमारे घरों में जो एसी करंट आती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है, एज यू नो, हमें पता है। इसका मतलब क्या है, देखो तो 50 हर्ट्ज का मतलब क्या हम कह सकते हैं कि 50 साइकिल पर सेकेंड। बोलो देख रहे हो कितनी ज्यादा कैपेसिटी, इतनी ज्यादा। बात समझो, हमने कहा कि सर हमारे पास अगर हम इसका एक ग्राफ, क्यों समझो, लिखना नहीं इस चीज को आपको, है ना। इस तरीके से हमारी ये जो अल्टरनेटिंग करंट चल रही होगी, इसका मतलब है कि एक सेकेंड में ये कितनी बार अपनी साइकिल कंप्लीट कर रहा होगा, 50 टाइम, दैट इज एक सेकेंड हुआ। और देखो ये कितनी साइकिल है, यहाँ से यहाँ तक हम इसको क्या कहते हैं, 1 साइकिल, समझ रहे हो। यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 1 साइकिल। फिर सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक क्या है, 1 साइकिल है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे अगर आप मान लो आपने सर स्टार्ट किया यहाँ से, आपने स्टार्ट किया यहाँ से, तो आपकी देखो अगर आपने अगर यहाँ से अगर स्टार्ट किया तो आपकी कंप्लीट साइकिल देखो कहाँ बनेगी, देन आपकी कंप्लीट साइकिल एक यहाँ बनेगी। ध्यान रखना, कंप्लीट साइकिल, है ना, दैट इज आर्मेचर ऐसे था और वापस फिर से अपने वापस इसी पोजीशन पर फिर से ऐसे आ गया। समझ गए, आ रही बात समझे ना, इमेजिन कर पा रहे हो। डस्टर वाला मैंने आपको जो एग्जांपल बताया था कि आर्मेचर है और ऐसे ऐसे पलटा, ऐसे ऐसे पलटा, फिर से वापस अपने पोजीशन पर आ गया, दैट इज इसकी एक साइकिल कंप्लीट हुई। तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो यहाँ से यहाँ तक आपकी क्या होगी, एक साइकिल होगी, ठीक है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक आपकी क्या होगी, एक कंप्लीट साइकिल होगी। अच्छा, तो हमने कहा सर कि ये एक सेकेंड में जो है लगभग 50 बार क्या किया, इस तरीके से रोटेट किया। अच्छा, तो क्या हम यहाँ से बोल सकते हैं कि देखो हमारी जो बल्ब है, इसका मतलब देखो क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने कहा सर अगर यहाँ से अगर ये स्टार्ट हुआ होगा, सोचो एकदम टाइम एकदम स्लो करके सोचो, एक सेकेंड का कई सारा जो है, एक सेकेंड का 50 पार्ट आप अगर करके देखो, है ना, हर एक सेकेंड का मतलब ऐसे कह सकते हैं कि उस एक सेकेंड का आप क्या करो, 50, उस एक सेकेंड को 50 सेकेंड में डिवाइड कर लो, है ना। तो समझो ऐसे, हमने कहा कि सर अगर ये यहां से अगर इसने स्टार्ट किया होगा तो इस पोजीशन पर अभी बल्ब क्या होगी, बुझी हुई होगी। भाई यहाँ पर कोई भी करंट नहीं ना, जीरो ना करंट, ठीक है। तो बल्ब क्या होगी, बुझी हुई होगी। फिर यहाँ पर मैक्स हुई होगी और यहाँ पर आते आते फिर से बुझ गई होगी, बात समझो। अच्छा, सिमिलरली अब ये जब नीचे वाला जब साइकिल जब कंप्लीट कर रहा होगा तो यहाँ पर जो बल्ब बहुत ज़्यादा मैक्सिमम ग्लो करी होगी और फिर से यहाँ पर क्या हो गई, बल्ब हमारी फिर से बुझ गई होगी। अब बात समझो, तो आपने कहा सर कि अगर एक कंप्लीट साइकिल में हमारी जो बल्ब है वो देखो कितनी बार जल रही है, वो हमारी 2 बार बल्ब जली, समझ गए, 2 बार बल्ब हमारी क्या हो रही है, जल रही है। और 2 बार हमारी बल्ब जो है वो बुझ रही है ना, ऑफ हो रही है। 2 बार बल्ब हमारी क्या हो रही है, 2 टाइम्स हमारी जो बल्ब है वो ऑफ हो रही है और 2 टाइम्स क्या हो रही है, ग्लो कर रही है, दैट इज जल रही है। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि हमारी जो बल्ब है वो 100 टाइम ऑफ होती है और 100 टाइम ऑन होती है इन 1 सेकेंड। इस वजह से आप देखो, अब हमारे आंख की ना इतनी ज्यादा जो है कैपेसिटी नहीं है कि हम जो है बहुत जल्दी जल्दी चीजों को देख सके, नहीं, ठीक है। तो इस वजह से हमारी जो बल्ब है ना वो हमें कंटिन्यूअसली कैसा लगता है, हमें जलता हुआ दिखता है। बट रियलिटी क्या है कि वो जो बल्ब है एक सेकेंड में 100 बार जो है वो आपकी जो बल्ब है वो मतलब जल रही है, ठीक है। और 100 बार देखो समझ गए ना भाई, एक साइकिल में कितनी बार पूछी, एक साइकिल में कितनी बार पूछी, 2 बार ऑफ हो गई। तो 50 साइकिल में कितनी बार ऑफ होगी, 100 टाइम ऑफ होगी, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, एक साइकिल में कितनी बार बल्ब जल रही है, अगर 2 बार बुझी है तो ऑब्वियस सी बात है 2 बार जलेगी। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर एक साइकिल में हमारी जो बल्ब है अगर वो 2 बार अगर जल रही है तो 50 साइकिल में कितनी जलेगी, यूनिटरी मेथड सिंपल सा, ठीक है। तो 2 × 50 दैट इज 100 टाइम, है ना। तो यही रीजन होता है कि बल्ब जो है आपको कंटिन्यूअसली क्या दिखाई देती है, कंटिन्यूअसली जलता हुआ दिखाई देती है। अगर आप अपने माइंड को बहुत ज्यादा स्लो कर लो, ठीक है, कहते हैं ना ऐसा, अगर कंट्रोल कर लो माइंड को, ठीक है, तो आपको मतलब आप एक सेकेंड के 50वें मतलब 50 जो है पार्ट में चले जाओ तो आपको जो है ना बल्ब का जलना और बुझना दिखेगा। कहोगे ओ माय गॉड, ये तो बल्ब एक बार जली, फिर एक बार जो है बल्ब बुझी, फिर एक बार जल गई, एक बार बुझ गई, समझ रहे हो। तो ये चीज होता है ना। बट हमारे जो आई हमारी है ना, ठीक है, उसका बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि
चीज़ों को मतलब उसकी जो विजन कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमें ये जो है कंटिन्यूअसली क्या होता है, जलता हुआ दिखाई देता है। बट ये फैक्ट याद रखना, ठीक है, आपको ये नोट में भी मिल जाएगा। तो ये रीज़न होता है। ओके, समझ में आई बात? देखो, तो यहाँ से आपने कहा कि सर हमारे पास जो I इज इक्वल टू था, क्या था, I नॉट साइन ओमेगा टी था। अच्छा, तो क्या हम इसके जगह ये भी रख सकते हैं क्या, I इज इक्वल टू I नॉट और साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, बोलो ये भी रख सकते हैं क्या भाई? कैसे? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि टी इज इक्वल टू क्या था, टी इज इक्वल टू था 2 पाई बाई ओमेगा, ये था ना। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई टी। जहां पर ओमेगा थी उसकी वैल्यू हमने क्या रख दी, 2 पाई बाई टी, और इंटू ये टी पहले से है, ठीक है। चलो अच्छा, अब देखो इसी चीज को हम ये भी रख सकते हैं क्या, हमने कहा सर इस टी के जगह, इस टी के जगह हम ये रख सकते हैं क्या, देखो टी इज इक्वल अभी हमने क्या पढ़ा, 1/f। टी इज इक्वल हमने क्या पढ़ा, 1/f। तो इस टी की जगह 1/f रख सकते हैं। तो कुछ ऐसे मिलेगा, I इज इक्वल टू I नॉट साइन 2 पाई, देखो 1/t करेंगे, 1 दैट इज 1, इस टी की जगह क्या करेंगे, 1/f। तो ये f फिर से कहाँ चले गया, ऊपर, और ये पहले से यहाँ पर क्या है, स्मॉल टी है। तो देखो I इज इक्वल टू फाइनली आपको क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू आपको ये भी मिल सकता है, I नॉट साइन 2 पाई f t। तो ये भी जो है ना हमारे अल्टरनेटिंग करंट का मतलब एक फॉर्म है ना, याद रखना है। तो इसके बेसिस पे भी हम लोग जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक एसी करंट दे देगा, एक एसी करंट का इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि चलो वहां से एफ निकालो, तो हम क्या करेंगे, हम इससे कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करके इजिली हम एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो यहां तक देखो जो हमारी थी वो बेसिक सी बात थी ना। हम बात करते हैं कि अगर हम यहां से बात, अब ध्यान समझना, ठीक है। अब यहां से जो है इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने जा रहा है। देखो यहां से हमने कहा कि सर क्या हो अगर हम अपने मीन वैल्यू निकालनी चाहें, कौन सी वैल्यू निकालनी चाहें, मीन वैल्यू। भाई मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज, ठीक है, एवरेज वैल्यू अगर निकालनी चाहें। तो देखो हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो अल्टरनेटिंग करंट है ना, ये जो हमारी अल्टरनेटिंग करंट है, देखो हमने कहा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारी ये एक कंप्लीट साइकिल है, चाहे जहां भी ले लो। अगर यहाँ से लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक हम कहेंगे, क्या कहेंगे, एक कंप्लीट साइकिल है। अगर हम यहाँ से लेते हैं तो देखो यहाँ से लेकर के ये आया, ये आया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हमारी ये कंप्लीट साइकिल होगी। तो ये हमारी कंप्लीट साइकिल होती है, ध्यान रखना। तो हमने कहा सर कि अब हमें पता है कि हमारी जो मतलब अल्टरनेटिंग करंट है वो क्या होती है, फर्स्ट हाफ में कैसी होती है, पॉजिटिव। देखो फर्स्ट हाफ में कैसी है, पॉजिटिव, एंड सेकेंड हाफ में क्या है, नेगेटिव। तो अगर हम इनका एवरेज लें, अगर हम इनकी एवरेज लेते हैं तो हमें इनकी एवरेज क्या मिलेगी, अब ऐसी बात है सर, जीरो नहीं मिलेगी, जीरो। हमने कहा सर हमारे पास जो है दो वैल्यू है, एक हमारे पास 2 है और एक -2 है, और अगर हम इनका एवरेज लेते हैं तो क्या मिलेगा, जीरो ही तो मिलेगा। ऐड करेंगे ना, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये जीरो ही तो बात की बात है, डिवाइड करोगे आप, बट ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो ही तो हो जाएगा। तो इसकी जो है हम वैल्यू है जो है ना, अगर हम इस अल्टरनेटिंग करंट की अगर हम एवरेज वैल्यू निकालें तो हमें क्या मिलेगी, जीरो। अब कैसे प्रूव किया जाए, ये कभी कभी आ जाता है कि चलो इसको प्रूव करके दिखाओ, मैथमेटिकली इसको जो है वो आप प्रूव करो कि कैसे जीरो आएगा। देखो बहुत ही आसान है, बहुत हम इसको इजिली करते हैं। देखो सेम वही बात मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। हम अगर बात करते हैं अपने मीन वैल्यू की, है ना, या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की हम बात करें, तो हमें जैसे पता है कि फर्स्ट हाफ में क्या मिलता है, पॉजिटिव, और सेकेंड हाफ में इक्वल अमाउंट में बट नेगेटिव, है ना, इक्वली नेगेटिव इन द अदर हाफ साइकिल। सो इट मीन वैल्यू ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज जीरो। भाई कैसे हुआ, देखते हैं इसे। देखो तो सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला पता है, एज वी नो, आई इज इक्वल टू, सिंपल सी बात है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में देखा कैसे आया था। ओके, अब देखो अगर हम ये मान लें कि हमने कहा कि बहुत ही एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में, है ना, दैट इज डी टी, ठीक है। अगर देखो अगर हम बोलते हैं स्मॉल टाइम का मतलब है कि टाइम को हमने बहुत ही जो है बहुत ही मतलब बहुत ही छोटा सा टाइम लिया है, बहुत ज्यादा छोटा टाइम, ठीक है। ओके, तो हमने कहा कि आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और हमने मान लिया कि चलो हम एक जो है एक स्मॉल टाइम मानते हैं, और उस स्मॉल टाइम में, ठीक है, हम ये देखते हैं कि
कितना चार्ज फ्लो हुआ है, क्या है, बहुत ही छोटे से टाइम में, ठीक है, कितना चार्ज फ्लो हुआ है। ओके, तो हमने कहा कि लेट करते हैं थोड़ा सा, फॉर ए स्मॉल टाइम दैट इज dt। dt का मतलब क्या, बहुत ही छोटी टाइम, ठीक है। देखो छोटी टाइम का मतलब हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं, जैसे 1 सेकेंड है ना, तो 1 सेकेंड को आप जो है मिली सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, नैनो सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, दैट मीन्स ये बहुत ज्यादा हमने जो है टाइम को एकदम स्लो कर दिया, ठीक है। तो फॉर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज हमने कहा सर dt, ठीक है। ओके, तो हमने कहा कि बहुत ही छोटे टाइम के लिए हम अगर ये मान करके चलते हैं, बहुत ही छोटे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, बहुत ही छोटे टाइम के लिए हम ये मान करके चलते हैं कि हमारी जो करंट है वो क्या है, थोड़ी देर के लिए सेम है, बहुत ही छोटा सा टाइम है। देखो ऐसा हो सकता है, जैसे हम ये ग्राफ बना रहे थे ना, जैसे हमने कहा सर हम ये ग्राफ बना रहे हैं, तो कहीं भी हम एक ऐसा छोटा सा कहीं एक टाइम ले लें, है ना, कहीं भी एक छोटा सा टाइम ले लें, बहुत ही ज्यादा छोटा, ठीक है, तो हम वहां पर ये मानेंगे कि हमारी जो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि बहुत ही छोटे टाइम के लिए हमने ये माना कि हमारी जो करंट है वो बहुत ही छोटे टाइम के लिए सेम है ना। तो फॉर ए स्मॉल टाइम करंट रिमेन सेम, ठीक है। तो अगर करंट अगर सेम है, ओके, तो हम यहां से ये पता कर ले कि कितनी चार्ज फ्लो हुई। भाई करंट कैसे आपको मिलती है, करंट आपको कैसे लगता है जब चार्ज फ्लो होता है, ठीक है। तो चार्ज फ्लो थ्रू this charge flow through in this interval of time, ठीक है। इस इंटरवल ऑफ टाइम में जो है वो कितना चार्ज फ्लो हुआ, अगर हम ये देखना चाहते हैं, तो एज वी नो, देखो हम I इज इक्वल टू जानते थे क्या, Q अपॉन T, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT, समझना, IT। अच्छा, तो अगर आपने एक स्मॉल इंटरवल ऑफ अगर टाइम लिया है ना, दैट इज आपने dt लिया है, तो चार्ज भी कैसा फ्लो होगा, बहुत ही छोटा, दैट इज dq। सो dq इज इक्वल टू I और dt, dq इज इक्वल टू I और t आपने कैसा माना है, बहुत ही स्मॉल, ओके। तो dq इज इक्वल टू क्या होगा, I dt। अच्छा, इस I की जगह क्या हम ये वाला इक्वेशन रख सकते हैं, बोलो। सो हमने कहा सर dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I की जगह हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा t इंटू dt। इतनी बात समझ में आई ना। देखो अब क्या करेंगे, हमें जो है टोटल चार्ज निकालना है, ठीक है, कि एक साइकिल को कंप्लीट होने में जो टोटल चार्ज है वो कितना लगा। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका जो है वो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम बात कर रहे हैं टोटल चार्ज की और कितने साइकिल में, एक साइकिल में, तो अगर हम इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन नहीं, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, टोटल के लिए मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन करते हैं, तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो हमें टाइम पीरियड कहां से कहां तक लेना पड़ेगा, हमें कहा सर हमें चाहिए एक साइकिल में, तो टाइम पीरियड कहां से कहां तक लेना पड़ेगा, 0 से कहां तक, t तक। आगे बात समझ में, तो हमने कहा कि नाउ द टोटल चार्ज फ्लो इन वन कंप्लीट साइकिल, ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल में जो है टोटल कितना चार्ज होगा। तो हमने कहा सर डी इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, बस समझो ये मेरा डी क्यू है, आप डी क्यू कैसे बनाओगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। अच्छा, तो इधर वाले का भी क्या कर दिया जाएगा, एक मिनट यार क्या रख दिया, ठीक है, अच्छा यहाँ पे है ना, ये देखो, ठीक है। तो हमने कहा सर डी क्यू इक्वल देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी। भैया 0 टू टी क्यों लिया गया, देखो हमने कहा सर इन वन कंप्लीट साइकिल की, एक कंप्लीट साइकिल में चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, तो अगर हमें एक कंप्लीट साइकिल का पता चला है तो हमें भाई जितनी भी उसकी वो बात की बात है, तो हम क्या कर लें, एक साइकिल की अगर हमने निकाल ली, तो एक साइकिल का मतलब टाइम कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के टी तक, तो हमें क्या कर दिया, 0 से लेकर टी तक हमने टाइम कर दिया। अच्छा, क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब सर हमें इसका करना है इंटीग्रेशन, बात मेरी समझ रहे हैं यहाँ पे ध्यान से एकदम। देखो जी इधर फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं, जो बच्चे इंटीग्रेशन कर लेते हैं अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम, ठीक है।
और जिन बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि नहीं सर मेरे को तो इंटीग्रेशन आता ही नहीं है, मेरे को रटना पड़ेगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो स्पेशली जो बायो वाले बच्चे हैं, मैथ्स वाले तो बच्चे तो जो है डिफरेंशिएशन में पढ़ी होगी। देखो हमने क्या किया था, हमने एक डिफरेंशिएशन हमने फॉर्मूला देखा था कि अगर हमारे पास अगर साइन एक्स होता है तो इस साइन एक्स का हम क्या करते थे, हम डी डी एक्स निकालते थे, क्या करते थे डिफरेंशिएशन जिसको हम कहते थे। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या मिलता था, हमें मिलता था कॉस एक्स, ठीक है। अच्छा सिमिलरली जब हम कॉस एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन लेते थे, कॉस एक्स का क्या करते थे, जब हम डिफरेंशिएशन लेते थे तो हमें मिलता था माइनस का साइन एक्स, ये में मिलता था, बोलो है ना। लेकिन अब इंटीग्रेशन के केस में जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट इनवर्स होता है, दैट इज जस्ट उल्टा होता है। तो हमने कहा कि अगर सर क्या हो, अगर हम साइन एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करें, अब इंटीग्रेशन की देखो सिंबल क्या होती है कि ये हमारी किसकी सिंबल होती है इंटीग्रेशन की। अच्छा हमें करना किसका इंटीग्रेशन, हमें मान लो करना है साइन एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स dx, है ना। तो जिसमें आपका वेरिएबल होगा हम उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे, दैट इज साइन एक्स का हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, dx के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इस केस में देखो अभी साइन एक्स का आपने जब डिफरेंशिएशन क्या क्या मिला था कॉस एक्स, तो अब आपको मिलेगा कॉस एक्स ही मिलेगा, लेकिन अब माइनस के साथ मिलेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये क्या है भाई, ये फॉर्मूला है, ये आपको थोड़ी सी बातें याद रखनी है, नहीं इसको रट नहीं लेना है। देखो सिमिलरली फिर हमने कहा कि अगर क्या हो, अगर हम cos x का इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा sin x पॉजिटिव। अब यानी कि जस्ट इसका अपोजिट है ना, देखो उल्टा ही तो है भाई। डिफरेंशिएशन में sin x का cos x मिला था और cos x का माइनस में यहाँ पे मिल रहा था, लेकिन इंटीग्रेशन में sin x का माइनस cos x मिल रहा है और cos x का प्लस का sin x मिल रहा है। आ रही बात समझ में। अच्छा ये तो हमारे सिंपल जो है इंटीग्रेशन है। अब क्या है कि आपके पास यहाँ पर x तो है नहीं, या मान लो अगर केवल अगर t होता तो cos t होता तो sin t, बात समझ ना, sin t होता तो माइनस का cos t और cos t होता तो sin t हो जाता। लेकिन अब यहाँ पर केवल t तो है नहीं, यहाँ पर ओमेगा भी है। तो इस केस में जैसे हम क्या करते थे, देखो बात समझना, इस केस में जिस तरीके से हम अपने डिफरेंशिएशन वाले केस में हम क्या करते थे कि हम इस ओमेगा टी को मान लेते थे, तो सिमिलर कंडीशन यहाँ पर भी वही होगी। देखो हमने कहा सर हमें जो करना है ना इंटीग्रेशन, वो किसका करना है, वो हमें करना है साइन ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी, ठीक है। तो अब यहाँ पर ओमेगा भी तो है, ओमेगा टी भी तो है, तो हम देखो क्या करते हैं, हम यहाँ पर ये करते हैं कि जो भी चीज़ मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज़ जो बीच में अड़चन कर रही है आप उसको मान लो। तो यहाँ पर भाई अड़चन क्या कर रहा है, ओमेगा टी। तो ओमेगा टी को हमने मान लिया भाई एक्स मान लिया, सपोज करो कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी, आप अपने नाम का पहला लेटर मान लो, कोई इससे दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने कहा सर ठीक है ओमेगा टी को जो है हम वो मान लेते हैं आपका जो भी नाम है, ठीक है। मेरा तो एक्स नाम है तो हमने एक्स मान लिया। अच्छा तो अब देखो ओमेगा टी, अच्छा तो अब इस ओमेगा टी की जगह हम क्या रख देते हैं, एक्स रख देते हैं। तो हमने कहा सर साइन एक्स, अब बात समझना, साइन एक्स तो है, लेकिन आपने सर कहा कि सर हमारे पास जो टी था आपने तो उसको एक्स में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ओमेगा टी को आपने एक्स में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पर अब आप डी टी नहीं रख सकते क्योंकि आपका जो फंक्शन है वो एक्स के टर्म्स में आ गया। तो आप इसका डी टी के रिस्पेक्ट में कैसे इंटीग्रेशन कर सकते हो भाई, नहीं कर सकते ना। अब यहाँ से एक दिक्कत है भाई। तो अब उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इंटीग्रेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई करना पड़ेगा, सारे के सारे क्वेश्चन में अप्लाई करना पड़ेगा। क्या, क्योंकि अभी हम लोग इंटीग्रेशन भी स्टार्ट भी करने वाले हैं आज से, तो यही सारी बातें हम लोग उसमें भी करेंगे। देखो क्या होगा कि अब प्रॉब्लम यहाँ से क्या आई ना, यहाँ पर डी टी हो गया, अब यहाँ पर तो आपके पास x है, तो अब ऐसे तो हम यहाँ पे ऐसे dt तो लिख नहीं सकते क्योंकि भाई जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आप विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, लेकिन यहाँ पर दिखा रहा है विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये गड़बड़ है कुछ। तो हम यहाँ पे dt नहीं लिखेंगे। अब सर क्या लिखा जाए, dt को छोड़ दिया जाए, भुला दिया जाए, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है। अब उस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम जिसको भी मानते हैं, याद रखना ये बात, आप इस कॉपी में लिख लो कहीं भी अपने कॉपी में, कि हमने जिसको भी माना है ना, हम उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो आपने माना है सर डब्ल्यू टी इज इक्वल टू एक्स, तो आप इस डब्ल्यू टी मतलब डब्ल्यू सॉरी ये डब्ल्यू नहीं, दैट इज आपका एक ओमेगा है, तो ओमेगा तो आपका कांस्टेंट है। अच्छा तो आप क्या करोगे, आप इस फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे। क्या करोगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे। देखो तो ओमेगा तुम्हारी हो गई बाहर, डी टी डी एक्स, इधर भी हम करेंगे क्या, डी एक्स डी एक्स, भाई डी डी एक्स देखो ऐसे ही तो करोगे,
डिफरेंशिएशन कितने बच्चों को पता है डिफरेंशिएशन? देखो कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन। तो हम क्या करेंगे, हम इस dt का, हम इस t का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज हम कहते हैं dx। इस मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप बायो के बच्चे हो, अगर आप शुरू से अगर मेरी वीडियो देखते चले आ रहे हो तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। अगर दिक्कत है तो आप थोड़ा सा मैथ्स का थोड़ा सा पोर्शन देखो, ये चीज आपकी एग्जैक्टली एकदम क्लियर हो जाएगी। तो आपने कहा सर क्या कि ओमेगा हमने बाहर ले लिया, कॉमन है, और t का हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dt बाई dx, है ना। और यहाँ पे भी हमें करना है किसका, x का ही करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ddx ऑफ x। अच्छा, तो इसको हम देखो कुछ ऐसे भी सकते हैं क्या, dt dx इज इक्वल टू 1, इसका क्या मिलेगा 1, इस dx को इधर भेज दो तो ओमेगा इज इक्वल टू देखो आपको क्या मिलेगा, बात समझना थोड़ी सी, ओमेगा इज इक्वल टू देखो आपको क्या मिलेगा, ओमेगा dt इज इक्वल टू dx, बात समझना, ओमेगा dt इज इक्वल टू dx। सो आप यहाँ से फाइनली आप यहाँ से dt को यहीं पे छोड़ दो और इस ओमेगा को इधर भेज दो, तो 1 अपॉन ओमेगा dx। इसका मतलब कि जहां भी हमारे पास dt है ना, ये जो dt है ना, इसके जगह हम क्या रखेंगे, 1 अपॉन ओमेगा dx रखेंगे। तो 1 अपॉन ओमेगा दैट इज ओमेगा और dx। अब हम इसका साइन x का जो है ना इंटीग्रेशन बड़ी इजीली कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। आगे बात में तो देखो इस चीज को हम शॉर्ट में भी कर सकते हैं, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, ये चीज पहले आप लिख लेना। अब हम इस चीज को देखो शॉर्ट में भी कर सकते हैं, कैसे, इतना आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो आपने कहा सर अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो हमें क्या मिलेगा, ओमेगा dt इज इक्वल टू dx, यही तो मिलेगा, बोलो। सिंपली आपको क्या करना है, अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो क्या कर देना, d लगा देना, dt dx, dt इधर t है तो dt, इधर x है तो dx, ये करेंगे। हाँ, अगर मान लो यहाँ पर अगर सर क्या होता है, अगर x स्क्वायर होता है, बात समझो, आपने कहा सर ओमेगा t इज इक्वल टू, मान लो अगर हम जो x स्क्वायर होता तो फिर क्या करते हैं, तो ओमेगा dt और x स्क्वायर होता तो 2x dx, ये कर लेते हैं, बस हो गया, कहानी खत्म। आगे बात में, ठीक है। तो शॉर्ट में आप ये भी कर सकते हो, हम इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, तो हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ा, बट यही डिटेल डिस्कशन है आरी बात में, ये अब प्रैक्टिस के बेस्ड पर है। तो साइन ओमेगा एक्स अपॉन ओमेगा हो गया, dx हो गया। अब ओमेगा का तो हम इंटीग्रेशन करेंगे नहीं, तो ओमेगा क्या हो जाएगा भाई, ओमेगा हमारा बाहर हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन ओमेगा हो जाएगा। अच्छा, 1 अपॉन ओमेगा तो हुआ। अच्छा, अब देखो इस हमें करना है जो है साइन x का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। तो 1 अपॉन ओमेगा हो गया बाहर, और आपको पता है देखो साइन x का डिफरेंशिएशन आप क्या करते हो, माइनस का cos x, तो माइनस का cos x। अच्छा, अब देखो अब हमारी क्या है ना कि हमारी ये जो है वो हमारी जो इंटीग्रेशन है वो लिमिट वाली है। लिमिट मतलब जैसे आपने कहा सर यहाँ पे हमारा 0 है, मिनिमम लिमिट की क्या है 0 है, और मैक्सिमम क्या है t है। इट मीन्स हमें जो इंटीग्रेशन करना है वो कहाँ से कहाँ तक, 0 टू t, कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 टू t तक करना है। अब 0 से 2t का मतलब मैंने आपको भी बताया था कि हमारी इसको हम कहते हैं अपर लिमिट। कौन सी लिमिट कहते हैं भाई, अपर लिमिट कहते हैं। ये भी हम लोग इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे, लेकिन बाद में पढ़ेंगे, काफी चैप्टर निकलने के बाद, ठीक है, मतलब एक्सरसाइज जाने के बाद। और ये हमारी कैसी होती है, हमारी होती है लोअर लिमिट। अब सर लिमिट को हम पुट कैसे करते हैं, कैसे रखते हैं, देखो क्या हम हमेशा याद रखना, मैंने आपको बताया था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इस x की जगह हम क्या रखने वाले हैं, इस x की जगह हम रखने वाले हैं क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगली बात में तो जहां भी x होगा उसकी जगह हम एक बार रखेंगे क्या, एक बार हम रखेंगे माइनस का cos और t, ठीक है, और फिर माइनस का क्या हो जाएगा हमारे पास 0, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1। ओके, cos 0 की वैल्यू 1 ही तो होती है। ओके, और यहाँ पे x देखने से पहले आप यहाँ पे ये बात ध्यान रखोगे कि आपने x की जगह जो भी माना है, जैसे आपने क्या माना है, आपने x की जगह माना क्या था, आपने x की माना था ओमेगा टी, या आपने ओमेगा टी इक्वल टू क्या माना था, x माना था। तो इस x की जगह क्या रखोगे, ओमेगा टी रखोगे। क्यों, ऐसा क्यों है सर, देखो रीजन क्या है भाई, जैसे आपने x माना है, किसी बच्चे ने अपने नाम का पहला लेटर a माना होगा, किसी ने b माना होगा, किसी ने c माना होगा, तो भाई अब हम कौन सी लेकर के लोग, है ना, तो हम हमारी जो मेन ओरिजिनल वैल्यू है ना, हम लास्ट में उसको पुट करेंगे। देखो तो अब हम इसी चीज को जो है शॉर्ट में यहाँ पर अप्लाई करते हैं, इस चीज को थोड़ा सा समझो, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में अप्लाई करते हैं। तो कैसे अप्लाई किया जाए, देखो हमने कहा सर ओमेगा टी हमारी बीच में अर्चन कर रहा है, तो इमेजिन करते हैं इसको हमने मान लिया है क्या, इसको हमने मान लिया है
दैट इज हमने एक्स मान लिया, वही चीज आएगी, मेरी बात समझ गए। तो हमने कहा कि सर इस डी क्यू का, मैंने आपको बताया था कि जब डी क्यू हमारे इंटीग्रेशन से बाहर होगा तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा क्यू, क्या मिलेगा क्यू इज इक्वल टू, यहाँ से आई नॉट को हमने बाहर ले लिया और क्या हो गया 0 टू टी साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब साइन ओमेगा टी का हमने जब इंटीग्रेशन किया बच्चे देखो कितना मिला, माइनस का कॉस एक्स, और इस एक्स की वैल्यू हमने कितनी मानी है, ओमेगा टी, कितनी मानी भाई, ओमेगा टी। ठीक है, तो हम क्या कर दें, Q इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन, यहाँ से देखो ओमेगा बाहर निकला, ओमेगा को हमने बाहर निकाल लिया, आई नॉट अपॉन ओमेगा। अच्छा ये अच्छा अब देखो हमने इसका क्या किया, हमने इसका डिफरेंशियल, हमने इसका सॉरी इंटीग्रेशन कर दिया, तो क्या मिला हमें कॉस एक्स, और एक्स की वैल्यू हम क्या रख दें, ओमेगा टी, दैट इज माइनस का कॉस ओमेगा टी। बोल बात इतनी समझ में आई, 0 टू टी। ये चीज आपको क्लियर होगा। इस चीज को एक बार फिर से देखो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है यार, बहुत आसान है। ठीक है, चलो तो आपने कहा सर माइनस कॉस ओमेगा टी 0 टू टी। अच्छा अब देखो, तो इस ओमेगा की जगह एज वी नो सर, हम जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, सिंस ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं क्या ओमेगा की जगह, हाँ यही होगा ना टी, हाँ ठीक है, तो ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं। तो जहां जहां ओमेगा है वहां वहां पर हम क्या करते हैं, 2 पाई बाई टी रख देते हैं। तो देखो कितना हो जाएगा, आई नॉट अपॉन 2 पाई बाई टी माइनस कॉस ओमेगा की जगह कितना रख दिया जाए, 2 पाई बाई टी इंटू टी, 0 टू टी। और मैंने बताया कि लिमिट कैसे लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा एक बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे आपने कहा सर 2 पाई बाई, जैसे आपने देखो मेरी बात समझो, आपने कहा सर आप इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, हैं? तो बात समझना, जो इस लिमिट की जो भी हम वैल्यू रखते हैं ना, इंपॉर्टेंट बात समझो ध्यान से, हम जब लिमिट लगाते हैं हम कहते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब हम लिमिट की वैल्यू रखते हैं। अब लिमिट की वैल्यू रखने का क्या मतलब है, आप इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, डी टी के रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं मीन्स, मतलब यहाँ पे हमारा डी टी दैट इज टी है, टी के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसमें ही हम लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर हमने किसके रिस्पेक्ट में किया, टी के, मतलब देखो ये जो आपका इंटीग्रेशन वो किसके रिस्पेक्ट में है, टी के रिस्पेक्ट में है। तो आप यहाँ से इस कैपिटल टी की वैल्यू किस में रखोगे भाई, 2 पाई तो हमारा कांस्टेंट है, कैपिटल टी ऑलरेडी कैपिटल टी है, तो ये बचा क्या आपके पास, टी बचा, तो इस टी की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, दैट इज अपर लिमिट, और एक बार इस माइनस लोअर लिमिट में हम क्या लगाएंगे, तो इस टी की जगह क्या रख देंगे 0, तो 0 इंटू दैट इज पूरा का पूरा क्या हो जाएगा हमारा 0। इट मीन्स Q इज इक्वल टू, फाइनली जो आपको देखो क्या मिलेगा, इस माइनस को बाहर निकाल देते हैं, तो माइनस का आई नॉट, ये टी देखो चला जाएगा ऊपर अपॉन 2 पाई, और देखो क्या मिलेगा, माइनस का कॉस 2 पाई बाई टी इंटू, इस टी की जगह ये वाला टी रख देते हैं माइनस, ये हमारी अपर लिमिट हो गई, लिमिट रख दिया दैट इज हमारी ये अपर लिमिट, माइनस लिमिट खत्म, माइनस लोअर लिमिट देखो क्या रखेंगे, इस टी की जगह क्या रख देंगे 0। क्यों टी की जगह ही 0 रखें सर, यहाँ पर 0 क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए हम इस वाले स्मॉल वाले टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इस वाले हम इस वाले टी की जगह क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। तो देखो कितना हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हमने यहाँ पे माइनस बाहर निकाल लिया है, अच्छा माइनस से बाहर निकाल लो, अब माइनस में बाहर निकाल लिया तो क्या बचा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये पूरा लिखेंगे और दैट इज ये, बस यहाँ पे इस वाले टी की जगह क्या रख दिया जाएगा, कैपिटल टी माइनस लोअर लिमिट, दैट इज माइनस का कॉस 2 पाई बाई टी इंटू 0, यानी कि पूरा का पूरा ये हो गया हमारा कॉस 0। इट मीन हमें क्या मिला, माइनस का Q इज इक्वल टू, देखो हमें क्या मिला, Q इज इक्वल टू माइनस का आई नॉट टी अपॉन 2 पाई, और देखो ये टी से टी कैंसिल, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0, क्या मिलेगा कॉस 0। अच्छा अब आपको पता है कि कॉस 2 पाई, इस चीज को हम मिटा दिया जाए, इस चीज को मिटा देता, आई होप आपने इस चीज को लिख लिया होगा, है ना, रफ में साइड में ही आपने कहीं लिख लिया होगा इस चीज को। देखो अगर आप मैथ्स से बचे तो इसकी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है,
हाँ बायो वाले हो तो थोड़ा सा टेंशन हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये सब सारी चीजें प्रैक्टिस बेस्ड पर होती हैं, तो इस वजह से बच्चे जो है ना, बायो वाले मोस्टली बच्चे जो क्या करते हैं ना, थोड़ा सा रट लेते हैं। तो ये थोड़ी सी आप इसको अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना, ठीक है, मैथ्स की थोड़ी सी वीडियो देख करके, तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, तो हमने कहा सर cos 2π, अब cos 2π की वैल्यू कितनी होती है, कितने बच्चों को याद है? cos 2π की वैल्यू होती है 1। तो फाइनली आपको जो q इज इक्वल टू मिलेगा वो क्या मिलेगा, माइनस का I0t, ये देखो, अपॉन 2π और cos 2π की वैल्यू कितनी होती है 1, माइनस cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी 0, दैट इज 0 इंटू दिस, दैट इज q इज इक्वल टू क्या मिल गया 0। यानी कि हम ये समझ करके चल रहे हैं कि हमारी जो q है ना, एक कंप्लीट साइकिल में वो कितनी मिली 0, क्योंकि एक बार उतने ही अमाउंट में प्लस गया होगा, एक बार उतने ही अमाउंट में माइनस गया होगा, दोनों को ऐड किया गया तो क्या मिल गया 0। तो आपने q इक्वल टू 0 निकाल लिया। देखो अब हम क्या यहां से एवरेज करंट निकाल सकते हैं। सो एवरेज करंट कहेंगे क्या, IAV मीन्स एवरेज करंट। तो देखो एवरेज करंट देखो कितनी हो जाएगी, तो अब करंट का सेम वही मेन हम अपने करंट का फॉर्मूला ही लगाएंगे, है ना, बस यहाँ पे हम आई एवरेज लिख दे रहे हैं। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन T, है ना। तो आई एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, Q अपॉन T। अब इस Q की वैल्यू हम क्या रखेंगे, देखो 0, तो 0 अपॉन T दैट मीन्स 0। तो आई एवरेज आपको क्या मिला 0, ये चीज हुई, ठीक है, ये बात आपको समझ में आएगी। तुम्हारी ये एवरेज करंट किसके लिए, ये हमारी एवरेज करंट है फॉर 1 कंप्लीट साइकिल, ठीक है। तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए हमारी क्या हो गई, ये हमारी एवरेज करंट हो गई। देखो जी नाउ यहाँ से अब हमारा एक क्वेश्चन राइज होता है, जैसे हमने कहा कि अब भाई हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है ना, या अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। तो अगर हम करंट को मेजर करना चाहते हैं, तो ये कहता है कि वी कैन नॉट यूज्ड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टू मेजर एन AC दैट इज अल्टरनेटिंग करंट बाय। अच्छा, कई बच्चे तो कह रहे होंगे हाँ सर आपने ये टॉपिक छुड़वाया है। हाँ ठीक है, मेरे को भी पता है मैंने ये छुड़वाया है, हम इसको कंप्लीट करेंगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है यार, ठीक है, वो हो गया, छूट गया, ध्यान नहीं है मेरे को तो छूट गया। अब देखो करा देंगे, बट ऐसा टेंशन नहीं लेना है। देखो एग्जैक्टली हम ये समझते हैं कि ये कह रहा है कि हम जो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्या करने के लिए, AC करंट को मेजर करने के लिए। रीज़न क्या है इसका, देखो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होती क्या है। पहली चीज़ ये हमारी थी चैप्टर नंबर 3rd में या 4th में थी, है ना, जिसको हमने कहा था, देखो हमारी बात समझो थोड़ा सा, कि हमारी ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है ना, ये जो आपका यहाँ से इतना बड़ा जो टर्म है ना, जो आपको लगता है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है, ठीक है। कई बच्चों ने कहा कि सर ये मेरे एग्जाम में आया था, हम इसको छोड़ दिए, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लिए होते बच्चे तो आप इसको कर लेते बड़े इजीली। देखो होता क्या है कि हमारी ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, ये हमारी बेस्ड होती है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे। मतलब जैसे अब क्या मतलब हुआ, जैसे हमने कहा कि मान लो अगर हम इसको अल्टरनेटिंग करंट के लिए अगर यूज करेंगे, ये किस पर बेस्ड है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड है। मतलब अब देखो, अब हमने कहा कि अगर हम AC करंट में अगर हम इसको यूज करते हैं तो क्या होगा कि हमने कहा अगर हम फर्स्ट हाफ अगर हमारी साइकिल होगी, अगर फर्स्ट हाफ साइकिल अगर चलेगी, तो इसका जो निडल होगा वो क्या करेगा, मूव कर जाएगा एक डायरेक्शन में, क्या कर गया, मूव कर गया। अच्छा, उसके बाद फिर जब सेकेंड हाफ साइकिल आएगी, समझना, फिर ये तो हो गई फर्स्ट हाफ साइकिल, फिर जब ये सेकेंड हाफ साइकिल चलेगी तो अब जो नीडल होगा वो फिर से जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, करेगा ना। अच्छा, तो अब ये कैसे भाई करंट, अब जैसे आपने कभी एमीटर देखा है, जो जैसे आपके स्टेबलाइजर में या फिर कहीं अगर लगा हुआ होगा, आप एमीटर देखते हो, है ना, तो जो हमारी वो जो नीडल होता है वो एक जगह से खड़ा रहता है या फिर ऐसे धीरे धीरे हल्का क्या करता है, मूव करता है, जैसे जैसे करंट हमारा फ्लक्चुएट करता है। बट यहाँ पर क्या दिक्कत होगी ना, यहाँ पर हमारी कॉइल जो है, जैसे एक बार मूव किया, फर्स्ट हाफ मूव किया तो नीडल ये ऐसे डिफ्लेक्ट हुई, सेकेंड टाइम मूव किया, ठीक है, इस तरीके से, तो नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट हुई, क्या होगा, अब बात समझो, अब ऐसा तो है नहीं कि वो जो है कॉइल हमारी एक ही बार मूव करेगी, जैसा आपने पढ़ा कि 1 सेकेंड में 50 टाइम मूव करती है, दैट इज उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। तो अगर अब सोचो नीडल क्या करेगा, ऐसे 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 बहुत जल्दी, समझ रहे हो, बहुत जल्दी इस तरीके से क्या करेगा, मूव करना चाहेगा। तो इस वजह से हमें जो नीडल है ना, क्या ऐसा लगेगा कि वो मूव ही नहीं कर रहा, मतलब समझ रहे हो।
तो इसलिए हम इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, तो हम फिर क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं हॉट वायर एमीटर। जैसे आपने जो एमीटर देखा होगा जो आपके स्टेबलाइजर में लगा हुआ रहता है एमीटर, जो करंट एमीटर क्या बताता है, दो चीजें हैं याद रखना। एमीटर क्या बताता है, अब कई बच्चे तो यहाँ पे भी कह रहे हैं सर क्या बता रहे हैं, सर पता है, अच्छी बात है। दो चीजें होती हैं, एक होता है एमीटर, एक होता है वोल्ट मीटर। एमीटर क्या बताता है, करंट की मेजरमेंट को बताता है ना, कि करंट जो है वो कितनी है। वोल्ट मीटर क्या बताता है, वोल्टेज, दैट इज ईएमएफ बताता है, ठीक है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस को वो रिप्रेजेंट करता है। तो इस वजह से हम जो है मूविंग कॉइल कैलरीमीटर का यूज एसी करंट को मेजर करने में नहीं करते हैं, है ना। आगे बात समझ में क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे उसकी साइकिल बदलेगी, जैसे हमने कहा ये फर्स्ट हाफ साइकिल एक तरफ मूव किया, सेकेंड हाफ साइकिल दूसरी तरफ मूव किया, तो क्या होगा, अब वो एक जगह तो टिका हुआ रहेगा नहीं, है ना। तो इस वजह से हम इसका नहीं यूज करते। तो फिर हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब हम इसमें वही अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के लिए हमें निकालना पड़ेगा आरएमएस वैल्यू, दैट इज हम इसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, है ना। तो हम ये सब सारी चीजें पढ़ने वाले हैं ना। देखो बच्चे, तो आपने जो है ये सुना होगा, ठीक है, आरएमएस, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। तो अब ये क्या चीज़ है, तो आपको समझ में आ गया कि ये जो आरएमएस है ना, इसके हेल्प से जो है हम लोग कितनी अमाउंट में करंट फ्लो हो रही है, दैट इज हम लोग ये मेजर करते हैं, है ना। जिसमें हम लोग यूज करते हैं हॉट वायर एमीटर, यानी कि हम इसमें कि करंट की वजह से कितनी जो है हीट प्रोड्यूस्ड हुई, और उसी हीट को जो है ना हम लोग जो है मेजर करते हैं एज अपने, मतलब करंट को मेजर करने में हम इसी चीज का यूज करते हैं। मतलब देखो क्या है, अब यहाँ से हमें चाहिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जैसे आपने सुना होगा। तो अब ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की आपको समझ में आ गया कि ये हमारी करंट को मेजर करने का एक मेथड है, एक तरीका है, ठीक है। अब हम देखो डायरेक्टली रूट मीन स्क्वायर वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो हमें क्या है कि हमें पहले जो है मीन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बट अभी आपने तो सर बताया कि मीन वैल्यू तो सर हमारी जो हो गई थी वो 0 हो गई थी। बात ध्यान सुनो, वर्ड्स पे ध्यान दो, वर्ड्स पे ध्यान दो, ठीक है। आपने अभी सर कहा कि अभी आपने सर जो मीन वैल्यू निकाली, या अभी आपने जो एवरेज वैल्यू निकाली, ठीक है, ठीक है। तो देखो हमें आरएमएस निकालने से पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, हमें पहले जो है वो मीन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बट मीन वैल्यू में हमने कहा सर हमारी तो मीन वैल्यू तो आ गई 0, बट हमें मीन वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, लेकिन कैसे, हमें निकालनी पड़ेगी हाफ साइकिल की मीन वैल्यू। किसकी निकालनी पड़ेगी, हाफ साइकिल की ना। हमने फुल साइकिल की देखी, तो फुल साइकिल की हमारी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई थी, 0 आ गई थी, ठीक है। तो इसलिए अब हम मीन वैल्यू तो निकालेंगे, लेकिन कौन सी साइकिल की, हाफ साइकिल की। तो नाउ आपका अब जो नेक्स्ट स्टडिंग होने वाला है वो होने वाला है मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर हाफ साइकिल। हम हाफ साइकिल की देखेंगे, क्यों, क्योंकि फुल साइकिल में हमें क्या मिला था, 0 मिल गया था। तो कैसे निकाल सकते, नहीं निकाल सकते ना, ठीक है। तो हम क्या देखने वाले हैं, हाफ साइकिल की देखने वाली है। देखो सेम वही चीज है ना। तो मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर हाफ साइकिल, हम यहाँ पे बस एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे याद रखने का, हाफ साइकिल। हाफ साइकिल का देखो मतलब क्या है, जैसे हमने कहा सर ये है, ठीक है। तो हाफ साइकिल दैट इज 0 से लेकर के कहाँ तक हमें चलना है, t/2। मतलब कि सेम वही प्रोसेस होगा, बस जहां पे हमने लिमिट रखी थी 0 to t, है ना। हमें फर्स्ट वाले में हमने मीन वैल्यू वाले में हमने लिमिट क्या रखी थी, 0 to t हमने लिया था। यहाँ पर हम लिमिट क्या ले लेंगे, 0 to t/2, ठीक है ना। 0 से लेकर के t/2 दैट इज लोअर लिमिट, और हमारी हो जाएगी अपर लिमिट। क्लियर है, सेम वही सारी चीजें हैं। चलो देखो एक हम करते हैं, बाकी इसका दूसरा वाला पोर्शन अभी आप करोगे, है ना, वीडियो को पॉज करके। बट इसको देखो ध्यान से, देखो एक बार और चलो, देखो आपको समझ में नहीं, एक बार और देखो। तो हमने कहा सर एज वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर, बहुत सारी चीजें जानते नहीं। I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी, फिलहाल हम लोग तो फिलहाल अभी यही जानते हैं ना। ये मैंने मान लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अच्छा, तो सेम वही काम हम कर देते हैं, क्या कि हम कंसीडर कर लेते हैं फॉर अ स्मॉल टाइम, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। दैट इज हमने कहा dt के लिए क्या हुआ, हमने मान लिया कि हमारी जो करंट है वो सेम कुछ समय के लिए, हमारी ऐसे समझते हैं कि कुछ समय के लिए हमारी जो करंट है ना वो सेम अमाउंट में क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। दैट इज कह सकते हैं क्या कि करंट रिमेन सेम, है ना। करंट रिमेन सेम फॉर ए स्मॉल टाइम, बहुत ही छोटे समय के लिए हमारा जो करंट है वो क्या हो गया, एक मतलब एक कांस्टेंट टाइप से क्या हो गया, फ्लो हो गया, ठीक है ना। देन टोटल जो चार्ज होगा, टोटल चार्ज दैट फ्लो थ्रू, सेम वही चीज, ठीक है।
that flow through this small time, in this small time, in this small time कितना हो जाएगा? तो एज वी नो बहुत ज्यादा छोटा चार्ज, मतलब हमें बहुत, अगर हमने बहुत ही छोटा टाइम लिया तो हमें चार्ज भी कैसे मिलेगा? बहुत ही छोटा मिलेगा, दैट इज डी क्यू। ये आपका डी क्यू है, ठीक है। डी क्यू इज इक्वल टू क्या मिलेगा? आई डी टी। याद आया? ठीक है। अब क्या करते हैं हम, इस आई की वैल्यू यहाँ से उठा करके पुट कर देते हैं। सो फाइनली आपको डी क्यू इज इक्वल टू देखो क्या मिलेगा, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब बात समझना, बात समझना। हमें जो है वो टोटल चार्ज निकालना है, ठीक है। कितने साइकिल में? ओवर हाफ साइकिल। तो हमने कहा कि नाउ टोटल चार्ज दैट फ्लो थ्रू सर्किट इन हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ साइकिल। देखो दैट मीन्स, दैट इज मतलब क्या है भाई, कहां से कहां तक हम t इज इक्वल टू 0 से लेकर के कहां तक, t इज इक्वल टू t/2 तक ले रहे हैं, है ना। चलो रख देते हैं वैल्यू, मतलब हम इसका क्या कर दिया जाए, हम इसका टोटल जो है मतलब इंटीग्रेशन कर दें। सो फाइनली हमें क्या मिलेगा, डी क्यू इज इक्वल टू 0 to t/2, और सेम वही काम आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। चलो भाई, तो डी क्यू का अगर हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, क्यू मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है कई सारी वीडियोस में। अच्छा, आई नॉट यहाँ से बाहर ले लेते हैं, और यहाँ से क्या मिलेगा, 0 to t/2 लिमिट हमारी ये है, और साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। और अभी हमने थोड़ी देर पहले साइन ओमेगा टी डी टी का हमने इंटीग्रेशन सीखा था, तो हमें क्या मिला था, हमें मिला था आई नॉट और माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ये तो मिला था। और लिमिट लगा देते हैं 0 to t/2। चलो यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ से ओमेगा को बाहर ले लेते हैं, तो आई नॉट अपॉन ओमेगा, और ये हो जाएगा माइनस का कॉस ओमेगा। अब देखो ओमेगा की ऐसी कर देना, वैल्यू रख देते, ठीक है, अगले स्टेप में रख देते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। 0 to t/2। चलो तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू एज हम जानते हैं क्या, 2π/t। तो ओमेगा की जगह क्या रख देते हैं, 2π/t। सो फाइनली आपको q इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये आपका q है, ठीक है। तो आई नॉट अपॉन ओमेगा, सॉरी ओमेगा की वैल्यू रख देते हैं कितनी, 2π/t, और ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस जो है हम बाहर निकाल लेते हैं, माइनस को हटा देते हैं यहाँ से, इस माइनस को बाहर निकाल दिया। कॉस ओमेगा की जगह कितना हो जाएगा, देखो 2π/t इंटू टी, ठीक है, 0 to π/2। चलो अब लिमिट रखते हैं, लिमिट हमने बताया आपको कैसे रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। तो अपर लिमिट देखो, यानी कि q इक्वल देखो, ये तो पहले वैसे ही छोड़ दो, आई नॉट टी अपॉन 2π, ये वैसे ही हो जाएगा, एज इट इज हो जाएगा। और यहाँ से देखो हम लिमिट रखते हैं, तो मैंने आपको बताया कि लिमिट कैसे रखते हैं, इस t में रखते हैं। क्यों t में रखते हैं, ये क्या हो रहा है भाई, देखो शॉर्ट सर्किट लग रहा है, कहीं हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट पड़ रहे हैं, तो उसको जो है दिक्कत आ रही है। चलो आनी भी चाहिए, अच्छी बात है। ओके, तो Q इज इक्वल टू क्या है, आई नॉट, कहाँ थे हम लोग, ओके यहाँ पर, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई देखो, यहाँ से आपको एक बात समझनी पड़ी बच्चे, देखो क्या हम ये कह रहे हैं ना कि आप लिमिट भाई किस में रखोगे, ये π/2 है ना, बात समझो मेरी, ये जो सॉरी t/2 यार, π/2 कहाँ से आ गया, ये देखो ये जो t/2 है ना, आप इसकी वैल्यू किस में रखोगे, बात समझो। तो आपको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा बच्चे कि आप जो है इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करो, आप करे हो स्मॉल t के रिस्पेक्ट में, है ना, इस t के रिस्पेक्ट में आप कर, आपने कहा सर dt है, तो आप t के, तो आप जो है इस t/2 की वैल्यू इस t के जगह पर रखोगे। तो एक बार क्या रख दिया जाए, t/2 माइनस, एक बार क्या रख दिया है, 0। तो देखो हम जब रखेंगे cos 2πt, तो t से t कट जाएगा, और कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, cos π। तो बोलो मिलेगा ना, नहीं समझे बात, नहीं समझे सर, बात समझाइए सर, डिटेल में समझाइए। देखो बात समझो, cos 2π, cos क्या हो रहा है भाई, cos 2π अपॉन 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 t इंटू, अब इस t की वैल्यू रखते हैं क्या, t/2, बात समझना, माइनस, फिर अब इस t की वैल्यू क्या रखेंगे, 0, दैट इज cos 0। एक मिनट यार, ओके देखो, तो ये बातें आपको समझ में आ रही है ना, सिंपल।
इस t/2 की वैल्यू कहाँ रखोगे, तो जिसके रिस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेशन किया है, दैट इज t के रिस्पेक्ट में किया तो t की जगह ही रख देंगे, है ना। बस इतनी सी बात याद रखना, एक बार अपर एक बार लोअर, तो ये पूरा रखेंगे अपर दैट इज ये पूरा माइनस लोअर दैट इज ये पूरा, ठीक है। तो ये t से t कटा, ये 2 से 2 कटा, क्या मिला आपको cos पाई। ओके, सो फाइनली आपने कहा सर q इज इक्वल टू मिला माइनस का आई नॉट t अपॉन 2 पाई और cos पाई माइनस का cos 0। ओके, अब देखो cos पाई माइनस का cos 0। अच्छा, तो अब देखो cos पाई की वैल्यू कितने बच्चों को पता है, तो q इज इक्वल टू फाइनली हमें क्या मिला, देखो q इज इक्वल टू मिला माइनस का आई नॉट टी अपॉन 2 पाई। अब बात समझो, cos पाई की वैल्यू क्या होती है, cos पाई की वैल्यू होती है -1, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो कितना हो गया भाई, देखो ये हो जाएगा माइनस का 2, दैट मीन्स माइनस का आई नॉट टी अपॉन 2 पाई इंटू माइनस का 2, ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली आपके पास क्या बचा, q इज इक्वल टू देखो क्या बचा, आई नॉट टी अपॉन पाई। ये आपकी किसकी वैल्यू बची, ये आपकी q की वैल्यू है ना। आपने ये q की वैल्यू निकाल ली ना। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए जो है हम बात कर रहे हैं ओवरऑल अपने करंट की ना। ओके, तो एज वी नो अगर हम बात करें कि हमारी जो एवरेज करंट होगी, ठीक है, आई एवरेज ओवर हाफ पीरियड, कौन सा पीरियड ले रहे हैं, हाफ पीरियड। देखो पिछले वाले में हमने भी क्या किया था, हमने एवरेज करंट ली थी, लेकिन वहां पे हमने कंप्लीट साइकिल की ली थी, तो दैट मीन्स हमने अपॉन में हमने जो रखा था ना, जैसे हमने कहा ना कि चार्ज अपॉन दैट इज क्यू अपॉन टाइम, तो टाइम की जगह क्या रखा था, देखो पिछले वाले में कंपेरिजन करो, पिछले वाले में हमने टाइम की जगह पूरा टी रखा था ना। इस वाले में क्या रखेंगे, क्योंकि हम हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, इस वाले में हम t/2 रख देते हैं, ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 2q अपॉन टी। सो फाइनली आई आपको आई एवरेज कह लो या आई मीन, इसी को जो है कभी कभी किसी बुक में आपको आई एम के नाम से भी ये दिखेगा, दैट मीन्स आई मीन, ठीक है, आई मीन ये पूरा लिख लेते हैं। तो देखो आई मीन इज इक्वल टू, देखो हमें क्या मिलेगा, आई एवरेज इज इक्वल टू, देखो हमें क्या मिलेगा 2 अपॉन, सॉरी ये टी नहीं है, ओके 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 ठीक है, तो 2 अपॉन, देखो 2 अपॉन टी हमने ये रख लिया, 2 अपॉन टी हमने अलग रख लिया, इनटू क्यू की वैल्यू देखो कितनी है, क्यू की वैल्यू है आई नॉट टी अपॉन पाई, यहां से ये टी से ये टी कैंसिल आउट हो गया। सो फाइनली आपको आई मीन इज इक्वल टू कितना मिला, ये आपको मिला 2/पाई आई नॉट, और अगर हम इस पाई की वैल्यू रख देते हैं, कितनी होती है पाई की वैल्यू 3.14 है ना, कितनी होती है 3.14। ओके, तो आई मीन इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, तो अगर हम इसकी वैल्यू रख करके देखो, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो फाइनली हमें यहाँ से जो आई मीन है या आई एवरेज है, ठीक है, एक ही बात है, कंफ्यूज मत हो जाना, वो मिलेगा 0.637, मतलब 2/3.14 रख करके जब आप सॉल्व करोगे तो इतना मिलेगा, दैट मीन्स आई नॉट। तो देखो इसका मतलब है ना, यहाँ से आपका एक रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ है, किसके किसके बीच में, आई मीन और आई पीक के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। तो आप यहां से ये कह सकते हो कि आपकी जो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट है ना, ओवर हाफ पॉजिटिव साइकिल, ओवर हाफ पॉजिटिव साइकिल, एवरेज वैल्यू ऑफ, हम ये कह सकते हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट है ना, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट, एसी मतलब वो अल्टरनेटिंग हो ही गया ऑलरेडी, अल्टरनेटिंग करंट ओवर पॉजिटिव हाफ साइकिल इज 0.637 टाइम्स द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। आ रही बात में, ये देखो ये आपको क्या रिलेशन मिल रहा है, तो यहां से आपने आई एवरेज निकाल लिया, किसके लिए, फर्स्ट, मतलब आप ये कह सकते हो कि पॉजिटिव हाफ जो है साइकिल के लिए आपने ये निकाल लिया। अच्छा, सिमिलरली इसी तरीके से आप जब आप निगेटिव हाफ साइकिल के लिए निकालोगे तो उसकी वैल्यू सेम वही आएगी, लेकिन कैसे आएगी, माइनस में आएगी। तो अगर माइनस में आया है, तो आप जब दोनों को जब आप अगर ऐड करोगे तो आपकी ओवरऑल साइकिल की जो मतलब जो ओवरऑल जो एवरेज करंट है वो कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी, जैसा कि हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। बट आपको वो नहीं करना है ना। तो फर्स्ट वाले में, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में इतना है और सेकेंड नेगेटिव हाफ साइकिल में आपको माइनस का मिलेगा। तो ये आपने जो है क्या निकाल लिया, आपने अल्टरनेटिंग जो है वो करंट की वैल्यू निकाली, दैट मीन्स एवरेज अल्टरनेटिंग करंट की आपने वैल्यू निकाली। अच्छा,
अगर मान लो आपसे एग्जाम में अगर बोलते कि नहीं नहीं आपको जो है, अभी देखो बात समझना, यहाँ से थोड़ी सी बात समझो। हम यहाँ से क्या किए, हमने यहाँ से जो है एक रिलेशन स्टैब्लिश कर दिया किसके बीच में, आई मीन और पीक आई के मतलब एक बीच, है ना। अच्छा, अब मान लो यहाँ से अगर ये बोलता है कि नहीं अभी आपने ये जो आई के लिए निकाला है, सेम यही चीज आप ईएमएफ के लिए निकालो। समझो मेरी बात, समझो किसके लिए निकालना है, अभी जैसे आपने अल्टरनेटिंग करंट के लिए निकाला, ठीक है। अब यही चीज बोल दे कि नहीं अब आप जो है वो अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए निकालो, ठीक है। ईएमएफ के लिए सेम ऐसे ही तो निकाल सकते हो। एक बार थोड़ा सा सोचो, गैस करो कैसे निकालेंगे। तो जैसे देखो आप आई का जिस तरीके से, एक बार थोड़ा सा ट्राई करो, वीडियो पॉज करके थोड़ा सा तो ट्राई करो, है ना। नोट से चीटिंग नहीं करना है कि नहीं सर तो हम तो देख लेंगे, ऐसा नहीं करना है। आप तो देखोगे ही, समझ में तो आएगा ही, बट पहले थोड़ा सा सोचो कैसे करेंगे, किसके लिए, अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए, है ना। तो यहाँ से हमारी एक हेडिंग वही रहेगी, एग्जाम में ऐसा आ सकता है, मीन वैल्यू ऑफ, हम ये कह सकते हैं क्या, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ठीक है। अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए थोड़ा सा गेस करो, उसके बाद तो हम बताएंगे ही बताएंगे। गेस करो आप। देखो जी, गेस कर लिया। देखो है वैसे बहुत आसान, करना क्या ना, आपको बस प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। इस बात पे हम हमेशा जोर देंगे, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नहीं करोगे नहीं आएगा समझ में। बहुत ही सिंपल सी चीज है, आप एक बार लगाओगे, ठीक है, 2 बार लगाओ, तीसरी बार कोशिश करो खुद से लगाने की। ऐसे ही प्रैक्टिस करी जाती है, ये नहीं कि यहाँ जब प्रॉब्लम किया देख लिया और हाँ मैंने तो सर कर लिया था, कर नहीं, ऐसा नहीं करते। प्रॉब्लम अगर आई है, अगर आपने कॉपी को अगर आपने ओपन करके देखा है ना, मीन्स आपको फिर से लगाने की जरूरत है, ठीक है। तो आप ये चीज करो, है ना। देखो बहुत ही आसान है, जैसे कि हमें जो है अब ईएमएफ की बात करनी है, तो देखो हमें 2 चीजें पता है, एज वी नो, हम ये जानते हैं कि ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, मैक्सिमम ईएमएफ। ये हमारी भाई जैसे हमें आई नॉट था वैसे ही हमारा ई नॉट है, साइन ओमेगा टी। अच्छा, सिमिलरली इसी तरीके से हमें आई के बारे में भी पता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हमें तो सर ये वाला लेना था, अच्छी बात है, बट यहाँ से फिर वही बात हमें चाहिए होगी, डी क्यू चाहिए होगा। तो अगर हम डी क्यू की बात करेंगे तो फिर हम आई की बात करेंगे, है ना। तो ऐसा देखो करते हैं। अच्छा, अगर ये है तो क्या हम ये भी कह सकते हैं एंड आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, मतलब ई एफ अपॉन आर, एंड आई नॉट इज इक्वल टू, अगर हम मैक्सिमम अगर हम जो है करंट लेंगे तो हम मैक्सिमम वोल्टेज की हम बात करेंगे, ई नॉट अपॉन आर। ये होगा, बोलो अच्छा ठीक है ऐसा होगा। तो देखो हम यहां से क्या करने वाले हैं, हम इस आई नॉट के जगह इस वाले चीज में, इस आई नॉट की जगह ई नॉट अपॉन आर रखने वाले हैं। तो हमने कहा सो फाइनली हमें यहां से क्या मिला, आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। बोलो ये बात समझ में आई, क्या हो गया भाई, हमने ये चीज लिया, है ना, ये चीज हमने यहां से लिया और हमने इसमें इस आई नॉट की जगह ये वाली वैल्यू हमने रख दी, ई नॉट अपॉन आर। तो ये हमारा बन गया, ठीक है, जहां पे आप बता सकते हो कि आपकी आर क्या है, रेजिस्टेंस है। अच्छा, सेम वही फंडा अप्लाई करेंगे, क्या, डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। नाउ डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी, ठीक है। तो अब इस आई की वैल्यू रखते हैं, तो अब इस आई की वैल्यू देखो हमें कितनी रखनी पड़ेगी, ई नॉट अपॉन आर और साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। सो फाइनली आपको जो डी क्यू है वो कितना मिला, डी क्यू इज इक्वल टू देखो कितना मिला, डी क्यू इज इक्वल टू हमें मिल गया, चलो एक यहाँ पे लिख ही लेते हैं, यहाँ पे जगह इसलिए छोड़े ताकि हम पेज बजाना चाहते हैं, साइन ओमेगा टी। हाँ नोट्स में देखोगे तो ऐसे ही कहोगे हाँ सर सच में आप तो सही बोल रहे थे। देखो डी क्यू इज इक्वल टू ई नॉट आर साइन ओमेगा टी, हमें जो है टोटल चार्ज चाहिए होगा पर्टिकुलर हाफ साइकिल में, टोटल चार्ज चाहिए होगा हाफ साइकिल में, कितने साइकिल में, हाफ साइकिल में, दैट इज 0 से t/2, है ना। यहाँ से यहाँ तक हमें नहीं लेना, हमें केवल हाफ साइकिल की बात करनी है, ओके। तो क्या कर दिया जाए, इंटीग्रेशन डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t/2 और ई नॉट अपॉन आर। बस इसमें एक भी चीज नया आ गया, वहां पे हम उसमें आई नॉट लेकर के चलते थे, यहाँ पे ई नॉट अपॉन आर आ गया। और क्या दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो अब आप अगर दिक्कत आ रही तो देखो उस दिक्कत को आप जो देख करके थोड़ा सा दूर करो, ठीक है।
ई नॉट और ई नॉट अपन आर क्या कर दिया जाए, बाहर भेज दिया जाए। डी क्यू का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा क्यू इज इक्वल टू ई नॉट आर जो है बाहर कर लिया जाए, और क्या बचेगा 0 to t/2 और साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। सो फाइनली देखो Q इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर, और चलो साइन ओमेगा टी का फिर से हम इंटीग्रेशन करेंगे, क्या मिलेगा माइनस का, तो आपको ये एकदम याद हो जाना चाहिए, कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा और 0 से t/2। चलो सो फाइनली Q इज इक्वल टू क्या मिला, ई नॉट अपॉन आर अपॉन ओमेगा, ओमेगा भी तो है कि नहीं, हाँ सर है, ओमेगा भी है, और इस माइनस को हम ले लेते हैं बाहर, क्या मिलेगा देखो। अब हम डायरेक्टली वैल्यू भी रख लेते हैं, अच्छा यहाँ पर भी वैल्यू तो रखनी पड़ेगी। चलो एक बार और अभी फिलहाल लिख देते हैं क्या, कॉस ओमेगा टी और 0 to t/2। चलो अब जो है ओमेगा की हम यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं। सो फाइनली Q इज इक्वल टू क्या मिला, माइनस का ई नॉट अपॉन आर अपॉन ओमेगा, ओमेगा की जगह क्या रखेंगे देखो भाई 2π/t। अच्छा ये आ जाओ यहाँ पे कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी का मतलब क्या हो जाएगा 2π/t। देखो हम डायरेक्टली यहाँ से इस वाले टी की वैल्यू रख दें, मतलब इस वाले हरी बात में इस वाले टी की जगह t/2 रख दें, तो इंटू t/2। बोलो इतनी बात में कोई दिक्कत है, माइनस लोअर लिमिट दैट इज कॉस 0, ये पूरा का पूरा जब इस टी की जगह 0 रखेंगे बच्चे तो ये देखो पूरा का पूरा टर्म क्या जाएगा 0, दैट इज कॉस 0। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अच्छा जी सर इतनी बात तो समझ में आ रही है। अब देखो ये जो आपका टी है वो चला है सबसे टॉप पर, ये आ जाएगा यहाँ पर। सो फाइनली आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा Q इज इक्वल टू माइनस का ई नॉट टी अपॉन 2π इंटू आर, और याद रखना कि आर आपकी क्या है, रेजिस्टेंस है ना, आर आपकी क्या है, रेजिस्टेंस है। चलो इंटू ये देखो ये 2 से 2 कैंसिल, ये सॉरी ये t से t कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा आपके पास कॉस पाई माइनस कॉस 0। अब कॉस पाई की वैल्यू कौन नहीं जानता, रेज योर हैंड, 2πr, ठीक है। देख लो दिख रहा होगा ना, यहाँ तक में हमारा जो है बॉर्डर है, ओके दिखना चाहिए आपको यहाँ तक। तो एक मिनट, ठीक है देखो, तो ई नॉट टी अपॉन 2πr, ओके, कॉस पाई की वैल्यू कितनी है -1, कॉस 0 की वैल्यू कितनी है कॉस 0 की वैल्यू है 1, ऑलरेडी ये माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2 -2। तो फाइनली आपको जो Q इज इक्वल टू है वो देखो कितना मिला, Q इज इक्वल टू जो आपको फाइनली मिला वो मिला माइनस का ई नॉट टी अपॉन 2πr इंटू माइनस का 2, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस प्लस हो गया, ठीक है। सो फाइनली आपको Q इज इक्वल टू क्या मिला, आपको Q इज इक्वल टू मिल गया ई नॉट टी अपॉन पाई आर, है ना, ये आपको वैल्यू मिल गई। बोलो इतना समझ आई। चलो जब यहाँ तक अगर आपको बात समझ आई है तो अब यहाँ से क्या कर लो, आप एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। तो पहले आप यहाँ से I निकाल लो, फिर I की वैल्यू वाली रख लेना, I इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर वाली वैल्यू रख लेना, निकल जाएगी आगे बात समझ में। सो देखो अब हमें पता है एज वी नो I एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, ये जानते हो ना, ठीक है। चार्ज मीन्स क्या, Q हो गया, चार्ज मीन्स क्या, Q हो गया, अपॉन टाइम मीन्स क्या हमारा, तो टाइम हम कौन सा लेंगे, t/2 वाला टाइम लेंगे, याद रखना है। तो कितना हो जाएगा, ये फाइनली आपको मिलेगा 2Q/t। चलो सो फाइनली आपको जो I एवरेज मिला वो देखो 2 अपॉन t की जगह t ही रख दिया, Q की जगह हम ये वाली वैल्यू रख देते हैं ई नॉट टी अपॉन पाई आर, ओके। सो फाइनली देखो आपने कहा I एवरेज, ओके, और अभी आप जानते हो क्या, आप अगर देखो अगर आपसे ये कहना कि I एवरेज, आपने कहा सर I एवरेज आपको ये मिला, अब अगर आप I एवरेज का अगर आप फॉर्मूला लगाओ, है ना, तो आप जानते हो V इज इक्वल टू आई आर, सिंपल ऐसे समझो, V इज इक्वल टू क्या, आई आर, मीन्स I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर, मीन्स I एवरेज की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे E एवरेज, है ना, अपॉन आर। बोलो तो इस I एवरेज की जगह क्या रख दिया जाए, E एवरेज अपॉन आर इज इक्वल टू 2, अच्छा ये एक मिनट, ये देखो ये T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा
2/πr इंटू EMF, ठीक है। ये R से R कैंसिल, और सो फाइनली आपको जो E एवरेज है दिख रहा होगा, आई होप, E एवरेज इज इक्वल टू, देखो क्या मिला, E एवरेज इज इक्वल टू, देखो क्या मिला, ये आपको मिला 2/π और E0। अच्छा, 2/π सेम वही कहानी, अगर आप 2/π को अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 0.63 था ना, 637, ठीक है, E0। तो आपको ये जो है E एवरेज मतलब कि E मीन्स EMF हो गया, ठीक है। अरे ये सर आपसे थोड़ा सा लिख दो, देखो E एवरेज इज इक्वल टू, जो आपका हो जाएगा 0.637 E0। आपका रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया इसमें, मतलब कि एक मीन EMF में और पीक EMF में। आ रही बात, ये बातें आपको क्लियर हुई? आप ये सब सारी चीज़ें जो है आप कमेंट करके बताओगे, हाँ सर मेरे को ये चैप्टर जो है अच्छे से, मतलब ये चैप्टर मतलब ये टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ में आया। अगर आप देखो, आपको अगर ये समझ में आया होगा ना, तो इसके बाद की जो हम बात करेंगे ना, रूट मीन RMS वैल्यू की बात करेंगे, वो भी हमारे इसी बेस्ड पर है, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, अगर आप 3 बार जो है कर लोगे ना, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट वाला करो, सेकेंड वाला करो, फिर ये थर्ड वाला आपको ट्राई करो एक बार, देखो आप कर पा रहे हो नहीं, है ना। और हर बार की तरह इसके जो आपको PDF हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा लेट लग जाएगा, बट हो जाएगा, डोंट वरी, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे जल्दी से अपलोड कर देने के लिए, और ठीक है, तो पढ़ाई करो, जल्दी से हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये लगभग हमने आज जो है इसका ये हमारा इतना सारा पोर्शन हमने खत्म किया है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने बात करेंगे RMS वैल्यू की, और अब फिर हम कुछ बात करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स की, फिर हमारा ये वाला टॉपिक हो जाएगा खत्म, और फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, ठीक है। फिलहाल वो सब बात की बातें हैं, तो पढ़ाई करते रहो और आप कमेंट भी करते रहो, हाँ सर अच्छा है पढ़ने में, ठीक है, मज़ा आया, आपकी बातें समझ में आई या नहीं आई, जैसा भी आपको अपना फीडबैक देना है आप वैसा दो। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो, अपना ख्याल रखो।